आज के डेट में रिलेशंस बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, वो मैरिजेस फेल हो रही हैं, डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं। पार्टनर साथ रहते रहते दे समटाइम्स टेक फॉर ग्रांटेड, बातें करना भूल जाते हैं। कैसे हम ढूंढे कि ये जो है ना, ये हमारा परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। एक पार्टनर हमें क्यों चाहिए, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उनको ज़रूर डिस्कस कर लेनी चाहिए बिफोर मैरिज। लड़कियों को ना फूल की तरह रखते हैं, है मेरी बेटी, उनके मतलब उतनी पैम्पर्ड है, और अचानक से वो किसी घर में पहुंचती हैं एंड उनके ऊपर एक बर्डन आ जाता है कि आपको पूरा घर संभालना। मतलब सडनली उनकी दुनिया पूरी बदल जाती है। माँ बाप ने तो पैम्पर कर दिया, दुलार कर दिया, लेकिन ये किस तरह सा प्यार है कि बच्चे को बाद में मुश्किल हो रही है। बट आपको नहीं लगता कि आजकल फीमेल से एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ऑब्वियसली वो कमाने भी जा रही हैं, ठीक है, फिर उसके बाद घर आके उनको लगता है कि सारा काम भी यही संभालें, जो मुझे लगता है कि सच में एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर मेल्स भी घर आके थोड़ा हेल्प कर दे, वैसे अब चेंज आ रहा है सोसाइटी में, इवन मेल्स आर हेल्पिंग, वो भी समझने लगे हैं। मेल है, वो अपने पेरेंट्स की सारी बात मानता है, ठीक है, तो ही इज ऑलवेज कॉल्ड एज अच्छा बेटा, ठीक है, ये बहुत अच्छा बच्चा है। लेकिन वहीं अगर वो अपनी वाइफ की बात मानने लगे तो 1 मिनट नहीं लगता है टैग लगने में कि जोरू का गुलाम, कि लड़कियां कमाने लगी हैं, ठीक है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये डोमिनेंस आ गया है कि मैं अपनी ख्वाहिशें खुद पूरी कर सकती हूँ। तो मैं ऐसी जगह शादी क्यों करूँ जहाँ पे मुझे एक नौकर बना के रख दिया जाए या मेड बना कर रख दिया जाए। ये कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है लड़कियों के दिमाग में कि अपने घर का काम करना, एक मेड बन जाना है या नौकर बन जाना है, ऐसा क्यों सोच रही हैं लड़कियाँ आजकल? कई बार क्या होता है कि सोसाइटी में एक उम्र हो जाती है, मैच्योरिटी तो आती नहीं, लेकिन वो लगता है कि भाई शादी करो, अरे बच्चा बड़ा हो गया, शादी नहीं करोगे। बस वो देखते हैं कि अरे इस उम्र में सबकी शादी हो जाती है, बाद में लड़की मिलेगी नहीं। मैरिज का टाइम है या मैरिज हो गई है, सबका अपना एक पास्ट होता है, सब अपने साथ एक बैगेज कैरी करके चल रहे होते हैं, लेकिन वो उसको ना डिस्कस नहीं करना चाहते। और शादी के टाइम पे ये मैच्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू हैविंग अ पास्ट बैगेज विद यू, सम इमोशनल ब्रेकअप्स, बट मेल्स आर बिट डम इन दिस। वो नहीं समझ पाते हैं कि यार इसको ये बुरा लग सकता है, और फीमेल्स की एक हैबिट होती है कि वो खुद क्यों नहीं समझे। जब बोलते हैं कि आदमी के पीछे, सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ है, तो आजकल ऐसा भी हो रहा है कि सक्सेसफुल औरत के पीछे एक आदमी का हाथ है। रिलेशनशिप स्टेटस चाहे सिंगल हो, कमिटेड हो या फिर कॉम्प्लिकेटेड, आज का ये एपिसोड आपको रिलेट जरूर करेगा। प्यार या शादी सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं, कोलैबोरेशन है। कभी रोमांस, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कभी रिमोट कंट्रोल को लेके साइलेंट नेगोशिएशन। आज हम रिलेशनशिप्स और मैरिज के उन्हीं डायमेंशंस पर बात करेंगे, एक्सपेक्टेशंस, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग और वो चैलेंजेस जिसे सोशल मीडिया कभी हाईलाइट नहीं करता। पॉडकास्ट विद आशी के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं मिस निधि सिंगल, जो कि इन सब टॉपिक्स पर क्लैरिटी और बैलेंस के साथ बात करेंगी। अगर आप भी अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग और एवरलास्टिंग बनाना चाहते हैं तो इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखना। हाय निधि, वेलकम टू पॉडकास्ट विद आशी। कैसे हो आप? I'm good. It's so good to have you here again, क्योंकि पिछले पॉडकास्ट पे इतने अच्छे व्यूज हैं, लोगों ने इतना डिमांड किया है, so it's really, मतलब I'm glad that you're here. Thank you so much. Okay, so निधि, आज ना हम लोग रिलेशनशिप्स के ऊपर बात करने वाले हैं, because I have seen that you counsel so well about relationships, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लोग बहुत परेशान हैं। मतलब आज की डेट में रिलेशंस बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि वो कैसे हैंडल करे चीजों को। मैरिजेस फेल हो रही हैं, डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं। सो आई थिंक शायद इस पॉडकास्ट से थोड़ा सा चेंज हम लोग ला पाए। अगर किसी एक या दो की लाइफ भी चेंज होती है तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। श्योर, मैं इसीलिए चाहती हूँ कि लोग ये सुने और इससे कुछ इम्बाइब करें, अपने रिलेशनशिप्स में यूज करें और अंडरस्टैंडिंग बने उनकी। बिल्कुल। सो निधि, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द राइट काइंड ऑफ रिलेशनशिप? रिलेशनशिप में 2 लोग होते हैं, राइट? तो दोनों को साथ मिलके चलना होता है, राइट। कंपेनियन
पार्टनर, फ्रेंड्स, एक फ्रेंड की तरह दोनों साथ होते हैं. अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेटिंग, कंपैशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. प्यार और केयर तो होता ही है, बट ये सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जो ट्रस्ट उनमें बीच में होता है, कम्युनिकेशन होती है. क्योंकि अक्सर पार्टनर साथ रहते रहते दे समटाइम्स टेक फॉर ग्रांटेड, बातें करना भूल जाते हैं. एक्चुअली बातें करना भूल जाते हैं. आप कितनी बार देखोगे कि दो लोग एक रूम में भी वो अपने मोबाइल चला रहे हैं, वो अपना मोबाइल चला रहा है, तो मतलब दोनों ये हालत हो जाती है. तो दैट मीन्स बहुत बीच में प्रॉब्लम, गैप आ गई है. तो अभी ही आपको उसको ध्यान से संभालने की जरूरत है. अदरवाइज वो वॉल्केनो की तरफ पाइल अप हो जाता है एंड समटाइम्स गोना बर्स्ट. तो इस वजह से अभी से संभालें तो अच्छा है, इग्नोर ना करें. इज वेरी इंपॉर्टेंट. पर आजकल ना आप देखोगे ऐसा होता है कि लोग ना मल्टीपल रिलेशंस में आ रहे हैं. आई वोंट से कि सेम टाइम पर आ रहे हैं, जबकि ऐसे भी केसेस हैं. लेकिन जैसे कोई एक रिलेशन में आया, देन ही फेल्ट कि यार आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, आई एम नॉट हैप्पी, बहुत कंट्रोलिंग है, ये है वो है. और फिर उसके बाद वो वहां से ब्रेकअप करके फिर वो दूसरे रिलेशन पे स्विच करते हैं और उसी ट्रॉमा को लेके वो आगे चलते आ रहे हैं. लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द राइट थिंग टू डू? जब मतलब कैसे हम ढूंढे कि ये जो है ना, ये हमारा परफेक्ट लाइफ पार्टनर है. एक पार्टनर हमें क्यों चाहिए? सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हमें पार्टनर इसलिए चाहिए, एक दोस्त की जरूरत है जिससे हम हंसी खुशी गम में साथ हो हमारे. हम अकेले, कोई भी अकेला नहीं रहना चाहता. सुकून ढूंढता है, प्यार ढूंढता है, हैप्पीनेस ढूंढता है. इंसान कहीं भी भागे, लेकिन अल्टीमेटली उसको सुकून और हैप्पीनेस तो चाहिए ही. बिल्कुल. तो पार्टनर साथ हो, साथ बांटने के लिए हर सिचुएशन में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये लोग कई बार भूल जाते हैं. और फिर इधर उधर भागने लगते हैं, एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, दे टेक फॉर ग्रांटेड. यहीं पे समझने की जरूरत है कि आप क्या कर रहे हो. कभी कभी इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है कि आप रिलेशनशिप में आपकी साइड से प्रॉब्लम है या आगे से प्रॉब्लम है, वो नहीं समझ में आ रहा या हमको नहीं समझ में आ रहा. कम्युनिकेशन लैक कर रहा है, कंट्रोलिंग हो रहा है. कई बार होता है कि करते करते आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब कंट्रोल करने लग गए. राइट. दूसरे वाले को दूसरा वाला इग्नोर करता है, भले चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, लेकिन फिर वो इग्नोर करते करते ना 1 बार 2 बार 3 बार फिर बहुत ज्यादा हो जाता है. तो इंसान फिर वहां पे स्टैंड ले लेता है फिर. तो वो फिर खलता है, चुभता है, तो बीच में प्रॉब्लम आ जाती है. तो फिर बीच में गैप आने लगता है. फिर उनको लगता है यार ये तो कंपैटिबिलिटी बन ही नहीं रही है. प्रॉब्लम आपने ही शुरू की है या आगे से भी आई है, टॉक इट आउट. हैव कम्युनिकेशन कि मुझे ये प्रॉब्लम है, देखो आपने ऐसे ऐसे हुआ था, मुझे बुरा लगा. वो अंदर ही अंदर रख लेते हैं और फिर बाद में उसको कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो बाद में प्रॉब्लम होगी. सो हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज द की टू एवरीथिंग, एवरी प्रॉब्लम. यस इट इज. अगर कोई एक्सपेक्टेशन भी हो, जैसे वाइफ हो, आपने ये नहीं करा, वो नहीं करा, वो बाद में बोलती है. मोस्टली ये होता है क्योंकि मेन थोड़ा सा कई बार समझ नहीं पाते, क्योंकि वो बोलते हैं कि अरे बताओ, हमें डायरेक्टली बताओ. तो वो समझ नहीं पाते. फिर वो मुंह बना के बैठ जाए, फिर वो बोले कि भाई आपने ये नहीं करा, वो नहीं करा, मुझे पूछा नहीं, मुझे सर दर्द था, मुझे लेके नहीं गए. इससे अच्छा पहले ही बोल दो एज अ फ्रेंड कि चलो यार आज यहाँ चलते हैं, आज वो खाते हैं, आज ये मन नहीं है. एंड वही मेल्स को या एज अ पार्टनर, हस्बैंड है, बॉयफ्रेंड है, कोऑर्डिनेट करे, कोऑपरेट करे, समझे, साथ दे, तब थोड़ा सा लाइफ ना इजी चलता है. अच्छा, अगर कोई जैसे मैरिज करने वाला है, आजकल तो बहुत नॉर्मल बात हो गई है कि अरेंज मैरिज से पहले लोग एक दूसरे से आपस में बातें करते ही हैं. तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उनको जरूर डिस्कस कर लेनी चाहिए बिफोर मैरिज, और ऐसी चीजें जो बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे? राइट. तो आजकल मैं पहले अरेंज मैरिज की बात करूंगी. अरेंज मैरिज में होती है कि टॉक इट आउट, क्योंकि लव मैरिज में तो पहले इंसान का पता होता है. राइट. ठीक है, सारा क्या रूटीन है, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या घर में कौन कौन है, किसका क्या नेचर है, सारा पता होता है. करेक्ट. लेकिन अरेंज मैरिज में जब 2 अनजान लोग मिलते हैं तो उनके बीच में वो कोर्टशिप का पीरियड अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट 3 महीने का, 2-3 महीने का. तो इतना तो इंसान को चाहिए फिगर आउट करने के लिए. राइट. कि क्या इनका नेचर है,
क्या इनके थॉट प्रोसेस है, विजन क्या है इनका नेचर क्या है, सॉफ्ट है, केयरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है नहीं है, चाहे दोनों मेल्स और फीमेल्स। मोर ओवर खाली एक दूसरे के बारे में जानना ही जरूरी नहीं है, फैमिलीज के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल के रिलेशनशिप में वो भी बहुत मैटर करता है। रिलेशनशिप्स में बोलते हैं इन-लॉज की तरफ से भी बहुत हाथ होता है, जो हम आजकल सुनते हैं कि मेरे इन-लॉज में ये वो, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ या ननंद हो गई, आजकल जो कहते हैं कि वो मेरी सेकंड मदर इन लॉ ठीक है। तो इस वजह से ना सब कुछ मैटर करता है, क्योंकि सब साथ में रहना है एक घर में। सबका नेचर अलग है, बोलने का तरीका अलग है, एक्सपेक्टेशंस अलग है। और तो इंडिया इस में वजह तो मुझे से लगता है ना, ऐसा कहा भी जाता है कि इंडिया में शादी दो लोगों की नहीं होती है, दो परिवारों की होती है। एग्जैक्टली क्योंकि बाहर तो फिर वो अलग अपना अलग ही चले जाते हैं ना। हाँ, जैसे ही बड़े होते हैं वो अलग अपना निकल जाते हैं। राइट। तो यहाँ तो साथ रहते हैं, इंडियन कल्चर ही ऐसा बट है। ये साथ रहते रहते में ना ऐसे बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट होती है कि जब स्पेशली मेल्स अपनी मदर और अपनी वाइफ के बीच में पिस जाते हैं, एंड दे डोंट अंडरस्टैंड कि वो उस टाइम पर किसकी साइड ले, क्योंकि दोनों अपनी जगह सही होते हैं कहीं ना कहीं। उनकी अपनी एक साइड है, उनकी अपनी एक साइड है। क्या करें ऐसे में मेल्स? मेल्स में ये है कि पहले अंडरस्टैंडिंग फैमिली को भी होनी चाहिए, क्योंकि जो फीमेल आई है, उनके घर में बहू आई है, वो अलग है, अलग घर में उनकी परवरिश हुई है, अपब्रिंगिंग अलग हुई है, उसका थॉट प्रोसेस अलग है, इनका थॉट प्रोसेस अलग है। सबको समझने की जरूरत है फैमिली वालों को कि ये नई अकेली आई है सब कुछ छोड़ के, तो हम थोड़ा उसके साथ एडजस्ट करें। सेम विद न्यू जो ब्राइड आई है, तो उसको भी समझने की जरूरत है कि इस घर में क्या थॉट प्रोसेस है और इनकी आदतें क्या है, क्या इन लोगों को पसंद है, वो अडेप्ट करे। तो थोड़ा इसको टाइम लगता है, कुछ महीने देना चाहिए, और प्यार से, केयर से सब कुछ हैंडल किया जा सकता है। अगर आप स्ट्रिक्टली थोड़ा ये कर दो कि नहीं ये तो ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, थोड़ा सा वो डोमिनेंस वाले में चीज आ जाती है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। एक तो टोन बहुत जरूरी है। प्यार की टोन अलग होती है, डोमिनेंस की टोन अलग होती है, जो हिट करती है इंसान को। राइट। अगर एक मदर इन लॉ या कोई भी बड़ा बहुत ही खराब टोन में कुछ बोल देता है, तो वो हिट कर देती है। कई बार वो इंसान अडेप्ट नहीं कर पाता या वो रिबेल करता है, तो चीजें वहीं खराब होने लग जाती है। थोड़ा सा ग्राउंडेड होना बहुत जरूरी है। तो मतलब यहाँ उनको किसी की साइड लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट दैट कि नहीं, बैलेंस करना बहुत जरूरी है कि मम्मी ये ऐसे से है, थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा उनको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा, और थोड़ा वाइफ को भी थोड़ा सा संभाल के बात करके कि थोड़ा टाइम लो, या ऐसे है मेरे घर में ऐसे होता है, समझा दो। प्रैक्टिकल नोट देखो क्या होता है आज की डेट में ना, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में क्या हो रहा है, लड़कियों को ना फूल की तरह रखते हैं कि है मेरी बेटी, है मेरी बेटी। उनके मतलब उतनी पैम्पर्ड है कि वो किसी भी टाइम उठ रही हैं। पहले तो होता था कि लड़कियों को घरों के काम के लिए प्रिपेयर किया जाता था, अब ऐसा नहीं होता। मतलब मैं अपनी भी बात करूं तो मुझे भी कभी इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं किया गया कि तुम्हें खाना बनाना है या कुछ करना है, और अचानक से वो किसी घर में पहुंचती हैं एंड उनके ऊपर एक बर्डन आ जाता है कि आपको पूरा घर संभालना है। मतलब सडनली उनकी दुनिया पूरी बदल जाती है। तो ऐसे में क्या ये सही नहीं है कि एक जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को एक सपोर्ट बन के खड़ा हो सके अपने वाइफ के लिए, ताकि प्रॉब्लम्स क्रिएट ही ना हो, या सिर्फ सुन ले शायद उसे? सबसे पहले तो यहाँ पे जो पेरेंट्स जो फूल की तरह रखते हैं, तो सबसे पहले मैं यही बोलूंगी कि थोड़ा अपने बच्चों को काम सिखाना या लाइफ के बारे में विजन देना बहुत जरूरी है। ये चाहे उनका धर्मा कह लो, कर्मा कह लो, दे हैव टू, बिकॉज बच्ची हमेशा आपके साथ नहीं रहेगी। सही गलत का पार्ट तो आपने ही देना है कि बेटा तुम जहां भी हो, जैसे भी सिचुएशन में हो, यू शुड नो हाउ टू टैकल, हाउ टू टेक दैट प्रेशर। एकदम से आप फिर तभी तो प्रॉब्लम आती है कि एकदम से आप किसी और के घर जाते हो, ससुराल जाते हो, एंड यू सी ब्लाइंडली, मतलब कि क्या करूं क्या नहीं करूं, वो विजन ही नहीं है, वो सोच ही नहीं है, तो कितनी मुश्किल आती है। तो एक तरह से वो उस बच्चे को ही प्रॉब्लम आ रही है। माँ बाप ने तो पैम्पर कर दिया, दुलार कर दिया, लेकिन ये किस तरह सा प्यार है कि बच्चे को बाद में मुश्किल हो रही है। तो इस वजह से पेरेंट्स हर टाइम बच्चों के साथ नहीं रह सकते, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो। अगर आप पहले ही अब उसको वो विजन दे दे, सही गलत का ज्ञान दे दें, तो बच्चा अपने अकॉर्डिंग लाइफ लीड कर सकता है। सबको अपनी अपनी लाइफ लीड खुद करनी पड़ेगी। बट आपको नहीं लगता कि आजकल फीमेल से एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है? क्योंकि ऑब्वियसली वो कमाने भी जा रही हैं, ठीक है, फिर उसके बाद घर आके उनको लगता है कि सारा काम भी यही संभालें, जो मुझे लगता है कि एक सच में एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि जैसे उनका बेटा काम करके आ रहा है और वो थक रहा है, वैसे ही वो फीमेल भी थक रही है, ठीक है। तो ऐसे में इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पॉजिटिव तरीका क्या है, ताकि घर में लड़ाई भी ना हो और ये सिचुएशन भी हैंडल हो जाए? इस बात के लिए मैं बोलूंगी कि पहले के टाइम पे तो वो काम भी नहीं करने देते थे। उनको रहता नहीं, बाहर निकलेगी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। लेकिन अब जाने भी देने लगे हैं। लेकिन फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सारा काम भी यही करेगी, अगर बच्चे हो तो बच्चों को भी यही देखेगी, और बाहर का जो उसका एम्बिशन है, जो वो चाहती है, अगर वो करना है, वो तो तुम्हारा शौक है। अगर तुम्हें करना है तो ये सारी चीजें फुलफिल करनी पड़ेगी और फिर करो। ये कंडीशन लगा दिया जाता है। तो यहाँ थोड़े से मैं ये बोलूंगी फिर कि फैमिली जो है, इन लॉज में है, अगर वो थोड़ा कोऑपरेट करें और समझे कि मेरा बेटा भी तो बाहर जाता है, कमाने जाता है, भले शौक पूरे करने नहीं जा रहा, लेकिन कमाने जाता है, लेकिन यहाँ पे इसको भी सपोर्ट की जरूरत है। एज अ डॉटर अगर यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट दें तो लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। इजी हो जाएगी, क्योंकि थक के तो वो भी आती है। तो अगर मेल्स भी घर आके थोड़ा हेल्प कर दे, वैसे अब चेंज आ रहा है सोसाइटी में, इवन मेल्स आर हेल्पिंग, वो भी समझने लगे हैं कि कुछ फैमिलीज देखी ऐसी जिसमें मेल्स एक्चुअली इस चीज को कंसीडर करते हैं और मतलब घर आते हैं तो इक्वली काम करते हैं साथ में मिल बांट के, और मुझे लगता है कि वो रिलेशनशिप एक्चुअली हेल्दी दिखते भी हैं, उनके फेसेस से ही लगता है दैट दे आर वेरी हैप्पी टुगेदर। बट ये बहुत कम है अभी भी। मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत बड़ा नंबर ऐसा है जहाँ पे यही सोचा जाता है कि ये तो महिलाओं के काम है, ये हमारे काम नहीं है। यहाँ किचन में तो विमेन ही अच्छी लगती हैं, फीमेल्स अच्छी लगती है, मेल्स अच्छे नहीं लगते हैं। ये एक तो जो ये बड़ों की सोच है ना, कि बच्चे हाथ से निकल जाएंगे, हमारे अंडर होना चाहिए, फिर ये हमें बिल्कुल पूछेंगे नहीं, हमें छोड़ देंगे, हमारी इज्जत नहीं होगी। ये उनका अपना थॉट प्रोसेस है, अपने फियर्स हैं, इनसिक्योरिटी है। अगर आपने बच्चों को मतलब वो स्पेस दिया है, प्यार दिया है, तो क्यों नहीं देखेंगे वो आपको? तो इसी से एक्चुअली मुझे याद आया कि आप देखो, अगर एक मेल है वो अपने पेरेंट्स की सारी बात मानता है, ठीक है, तो ही इज ऑलवेज कॉल्ड एज अच्छा बेटा, ठीक है, ये बहुत अच्छा बच्चा है। लेकिन वहीं अगर वो अपनी वाइफ की बात मानने लगे तो 1 मिनट नहीं लगता ये टैग लगने में कि जोरू का गुलाम है। ये क्या प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की? मतलब उन दोनों को पूरी लाइफ साथ में काटनी है, तो वो एक दूसरे की बात अगर मानकर नहीं चलेंगे तो कैसे लाइफ कटेगी? यही तो फिर अंडरस्टैंडिंग की बात हो गई। देखिए, खाली अंडरस्टैंडिंग फीमेल मेल जो ग्रूम एंड ब्राइड है उन्हीं से क्यों एक्सपेक्ट करना? बड़ों को भी तो अपनी समझदारी दिखानी पड़ेगी कि ठीक है, हम लोग इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते, या थोड़ा इनको स्पेस देते हैं, या ये इतने अब दे आर बिग इनफ कि डिसीजन मेकिंग भी थोड़ा इनको हाथ में दिया जाए। अब बड़ों से पूछते हैं, उनसे रिस्पेक्ट करते हैं, और वो एक्सपीरियंस्ड है, उनका एक्सपीरियंस से हम पूछते हैं, तो थोड़ा सा उनको भी कंसिडर करना चाहिए कि हम बच्चों को थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग की हम दे आदत भी होनी चाहिए। थोड़ी जिम्मेदारियां डालने की जिम्मेदारी भी डालनी चाहिए, थोड़ी सी इनको स्पेस भी देना चाहिए। और अगर बेटा वाइफ के साथ थोड़ा सा उसका हेल्प कर रहा है, काम कर रहा है, या उसकी साइड ले रहा है, ठीक है, मेरे बेटे बहू खुश हैं, तो मुझे और क्या चाहिए, मेरा बेटा खुश है। राइट। घर की फीमेल्स कहते हैं ना कि वो खुश होती है ना, तो सब पूरा घर खुश रहता है। अगर घर की फीमेल्स आर नॉट गुड, या मतलब नॉट गुड इन इमोशनली, मेंटली, तो घर का सारा बैलेंस बिगड़ जाता है। करेक्ट। हम ना मतलब बहुत पहले से ये बात सुनते आ रहे हैं कि एक जो लेडी होती है ना, वो बहुत हद तक एक घर को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो डू यू थिंक कि ये एक तरीके का प्रेशर है एक लड़की के ऊपर? नहीं, प्रेशर नहीं लगता मुझे। प्रेशर नहीं लगता, ये नेचुरली है एक औरत के अंदर समझना, क्योंकि वो ज्यादा कंपैशनेट होती है। समझना, फैमिली को समझना, वो दिल जो होता है ना, कहते हैं ना माँ की ममता, वो लेडीज में ही इनबिल्ट होती है। वो भगवान ने वैसे एज इफ देके ही भेजा है कि शी इज वेरी अंडरस्टैंडिंग। चाहे माँ हो, चाहे वाइफ हो, चाहे बहू हो, फीमेल चाहे सिस्टर क्यों ना हो, वो प्यार रहता है, तो वो लेके चलती है फैमिली को। पर मान लो अगर फैमिली में उसी लेडी को ही कोई लेकर नहीं चल रहा, ठीक है, उसी की इज्जत नहीं हो रही, तो वो चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, वो फैमिली कभी फैमिली जैसी तो रहेगी नहीं।
नहीं रहती। अगर एक जॉइंट फैमिली है, सब लोग अपनी अपनी चलाते हैं, वही मैं बोल रही हूँ, फिर ये सारी चीज कंसिडर होती है। ये सब लोग बोलते हैं कि हमारा डोमिनेंस हो, हमारी बात होनी चाहिए, हमारी सुन के रहने चाहिए। वो दिमाग में जो छा जाता है ना, तो वो अंडरस्टैंडिंग चली जाती है कि सब मिलके रहें, उसकी भी मर्जी पूछी जाए, उसको भी उतना ही रेस्पेक्ट दिया जाए। और ट्रस्ट मी, ये फिर धीरे धीरे होते होते ना, अगर यही चलता रहा, उस फीमेल को लेके नहीं चले, तो कहीं ना कहीं आगे जाके प्रॉब्लम आती ही है। मैंने ना कहीं पे सुना था कि पहले क्या होता था ना कि लड़के कमा के ला रहे हैं, लड़कियां घर में काम कर रही हैं, ठीक है, तो दोनों का एक इक्वल कंट्रीब्यूशन है एक फैमिली में। बट अभी क्या हो गया ना कि लड़कियां कमाने लगी हैं, ठीक है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये डोमिनेंस आ गया है कि मैं अपनी ख्वाहिशें खुद पूरी कर सकती हूँ, तो मैं ऐसी जगह शादी क्यों करूं जहां पे मुझे एक नौकर बना के रख दिया जाए या मेड बना कर रख दिया जाए। ये कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है लड़कियों के दिमाग में कि अपने घर का काम करना, एक मेड बन जाना है या नौकर बन जाना है, ऐसा क्यों सोच रही हैं लड़कियां आजकल? जैसे मेल्स को या किसी भी इंसान को ओवर प्रेशर नहीं चाहिए, रेस्पेक्ट सबको चाहिए, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि कई बार होता है कि डोमिनेंस इतना हो जाता है, कंट्रोलिंग इतना हो जाता है, वो भूल जाते हैं कि दे हैव क्रॉस्ड द लाइंस, राइट। तो एक फीमेल को आजकल ये देख के सोसाइटी में ये लग रहा है कि मुझे इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, कि मेरे को बार बार किसी से मांगना ना पड़े। क्यों मना कर देते हैं वो लोग? एक हस्बैंड वाइफ, दे आर इक्वल पार्टनर्स, क्यों अथॉरिटेटिव हो जाते हैं? तो इस वजह से जब वो कोई चीज मांग रही है, आपके ऊपर है, अगर वो काम नहीं करती है, वो पूरा घर देख रही है, जब उसकी जिम्मेदारी है कि घर देखना, सब कुछ संभालना, आपको शेल्टर मतलब फूड प्रोवाइड करना, आपकी सारी क्लोथिंग वो देखती है, तो जो उसकी नीड है तो आप उसको क्यों नहीं पूरा करते, मना क्यों कर देते कि नहीं अभी नहीं? तो आप अथॉरिटी पे आ जाते हो, अपने आप को अथॉरिटी पोजीशन पे रख दिया आपने, कि नहीं अभी तो नहीं मिलेगा या अभी नहीं हो सकता, या मम्मी पापा से पूरी होनी चाहिए। हाँ, नीड्स तो पूरी होनी चाहिए ना। और ये जो मम्मी पापा से पूछो, ये जो लाइन आती है ना, आई गेस ये तो बहुत ही, मुझे लगता है किसी के लिए भी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होती होगी सुनने के लिए। मैंने नहीं सुनी है कभी, लेकिन मैं वैसे ही बोल रही हूँ क्योंकि आपको अपनी जरूरत का कुछ लेना है और आपने शादी की है उस लड़के से, ठीक है, तो आप उसको बोल रहे हो कि मुझे चीज चाहिए, देन व्हाई डू यू नीड टू आस्क द पेरेंट्स ऑफ द ग्रूम कि ये मैं कर लूं? ये ऐसा क्यों? मतलब इतना, अगर उनके अंदर इतनी समझ ही नहीं थी तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी शादी ही नहीं हो जानी चाहिए थी, क्योंकि अगर वो इतने भी मैच्योर नहीं है कि वो छोटे छोटे डिसीजंस को ले सके, तो फिर तो शादी का कोई पॉइंट ही नहीं है। और अगर शादी हुई है तो दैट मीन्स पेरेंट्स मानते हैं दैट दे आर मैच्योर इनफ कि वो अपनी लाइफ में छोटे डिसीजंस तो एटलीस्ट खुद ले सके। तो ये बीच में मम्मी पापा से पूछने वाला कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है? ये थोड़ा सा देखिए, अब ये आपने खुद कहा कि मेच्योरिटी है, हाँ, कि आप डिसीजन नहीं ले सकते, हर चीज आप मम्मी पापा करते हैं। अब यहाँ पे फिर वही एक थिन लाइन है कि अथॉरिटी में और एक रेस्पेक्ट में। एक रेस्पेक्ट में पूछते हैं कि मम्मी जी मैं ये ले लूं, ये अच्छा लग रहा है, या आपने चॉइस पूछी तो चलो ठीक है, उन्होंने बता दी चॉइस, हाँ ले लो बेटे, वो अलग बात है। एक कि कंट्रोलिंग में, अथॉरिटी में, नहीं इतना कॉस्टली है, नहीं ले सकती तुम, वी कांट टेक दिस, तुम्हारे लिए लेना पड़ेगा तो उसके लिए भी लेना पड़ेगा। हाँ, तो ये तो नीड के अकॉर्डिंग है, ये तो समझना ही चाहिए। और जो इंसान बार बार ये बोले मम्मी पापा से पूछो, वो इतनी मेच्योरिटी नहीं रख सकती कि हाउ टू टैकल कि ये अभी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। एक डिपेंड करता है कि आपको चाहिए भी क्या। कभी कभी तो फीमेल्स ऐसे ऐसे डिमांड्स कर देती है, हाँ, मतलब जो तो एक ये वाला पॉइंट हो गया कि जिसका कोई मतलब ही नहीं है ऐसी डिमांड कर दी, या जो अफोर्डेबल नहीं है ऐसी डिमांड कर दी, तो समझ में आता है कि शी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, बट समथिंग that she actually needs जो बेसिक के लिए है, तो उसके लिए अगर परमिशन लेनी पड़ रही है तो मुझे लगता है कि वहां पर फिर शायद रिलेशनशिप इतना हेल्दी नहीं है जो होना चाहिए। बिल्कुल हेल्दी नहीं है। वो कंट्रोल करना चाहते हैं, अथॉरिटी में होना चाहते हैं, उनके ऊपर खर्च ही नहीं करना चाहते, राइट, तो वो हो जाते हैं। और ऐसे लोग जो इमेच्योर जो होते हैं, कई बार क्या होता है कि सोसाइटी में एक उम्र हो जाती है, मैच्योरिटी तो आती नहीं, लेकिन वो लगता है कि भाई शादी करो, अरे बच्चा बड़ा हो गया, शादी नहीं करोगे? बस वो देखते हैं कि अरे इस उम्र में सबकी शादी हो जाती है, बाद में लड़की मिलेगी नहीं तो वो शादी कर देते हैं। फिर बाद में सोसाइटी बोलने लगती है बच्चा नहीं है, बच्चा करो, क्या प्रॉब्लम है? 6 महीने 1 साल होते ही बोलते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है। देन
to show that we don't have that medical problem, वो बच्चा भी कर लेते हैं and they are not prepared कि हमें बच्चे को कैसे संभालना है. राइट. जो खुशी है, एक बच्चे की आने की खुशी है, और जो लाइफ चेंज हो जाती है, कोई एक नया इंसान की आ जाता है आपकी लाइफ में, ऐड हो जाता है आपकी लाइफ में, तो उसकी जो खुशी है वो संभाल ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते. तो उन्होंने सोसाइटी के लिए करा था. और पता है क्या, मतलब ये मुझे लगता है कि प्रेशर में आके आप ऐसे डिसीजंस ले लेते हो. और सबसे बड़ी बात, ये जो पेरेंट्स से वो आता है ना स्टेटमेंट, अरे तुम कर लो बच्चा, हम संभाल लेंगे. तो आई वुड ऑलवेज से कि डोंट डू इट जब तक आप रेडी नहीं, क्योंकि वो नहीं संभालने वाले भाई, तुम्हें ही संभालना पड़ेगा. वो तुम्हारी अपनी औलाद है, यू हैव टू टैकल देम. जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी वो तुम्हें फेस करनी पड़ेंगी. नोबडी इज गोइंग टू फेस देम. वो खिला लेंगे, वो उसको उसके साथ मस्ती कर लेंगे, उसको थोड़ा सा अच्छी परवरिश दे देंगे, बट आफ्टर ऑल जो चैलेंजेस फेस करने हैं वो आप ही को करने पड़ेंगे. I've seen that. मैंने दोनों चीजें देखी है कि कई इन-लॉज संभाल लेते हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, वो बच्चे संभाल लेते हैं कि ठीक है, बहुत प्यार भी करते हैं, जैसे कहते हैं ना कि असल से सूद ज्यादा प्यारा होता है, वो कर भी दे देते हैं, लेकिन ओवर पैम्पर्ड भी हो जाते हैं जॉइंट फैमिली में. तो कई बार फिर वो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं रह जाती. और फिर अगर जिसने ये कहा कि हम संभाल लेंगे, तुम कर लो, तो कई बार क्या होता है, मन मुटाव हो जाता है. तो बोलते हैं भाई अपना तुम्हारा बच्चा संभालो. और फिर ये भी बोलते हैं कि हम तो अपने बच्चे पाल लिए, अब तुम संभालो. सही में. तो अब क्या करें? अब तो हो गया. और पता है, ये जो सिचुएशन आती है ना कि आप ऑलरेडी अपनी मैरिड लाइफ ठीक से नहीं संभाल पा रहे थे, एंड नाउ आपके सर पे एक जिम्मेदारी बढ़ गई. ठीक है, आपको और वो कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है, पूरी एक जान आपके भरोसे जी रही है. बिल्कुल. ठीक है, वो कैसे कल को बिहेव करेगा, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है. है ना. तो मुझे लगता है कि लोगों को बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए. बिकॉज अब आप देखो, जैसे मेरा एक इसमें मतलब मैंने ये वाली चीज सोची थी कि मैं आपसे पूछूंगी कि चाइल्डहुड ट्रॉमाज एक बहुत बड़ी चीज होती है. ठीक है, स्पेशली अगर किसी ने अपने मतलब घर में मम्मी पापा को झगड़ते हुए देखा, उसका कितना असर होता होगा ना उसके आगे आने वाले रिलेशनशिप्स पे, मैरिड लाइफ पे, इनफैक्ट पर्सनल लाइफ पे भी. बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है. और छोटे मोटे झगड़े तो हर जगह होते हैं. हर जगह नाराजगी होती है, प्यार भी होता है तो नाराजगी भी होती है, लड़ाई भी होती है, क्योंकि मैच नहीं होता ना. कई बार थॉट प्रोसेस मैच नहीं होता, 100% किसी का भी मैच नहीं होता. राइट. सो अगर ज्यादा झगड़े हों तो डेफिनेटली बच्चा वो देखता है. तो जब उसके पर 3 फेजेस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी होती है. या तो बच्चा बिल्कुल ही डर जाता है और आगे लाइफ में भागने लगता है रिश्तों से. या फिर वो इससे समझ जाता है, उसको पॉजिटिव लेता है कि मुझे ये गलतियां नहीं करनी है लाइफ में, जो कि बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं कि इस चीजों से उठते हैं. या फिर तीसरा ये होता है कि उनको आदत हो जाती है, उनको नॉर्मल लगता है, उनकी ये एक पार्ट हो जाता है उनकी अपब्रिंगिंग में. तो वो भी जब ये करेंगे तो इनको नॉर्मली लगेगा कि ये तो मेरे पेरेंट्स भी करते थे, क्या खराब बात है, लड़ो, मत ध्यान दो, चाहे मेल फीमेल पे ध्यान मत दो या फीमेल मेल का ध्यान मत दो, तो क्या बात है, नॉर्मल है. तो ये अपब्रिंगिंग में आ जाती है फिर उनके, तो वहीं वो प्रॉब्लम आ जाती है. फिर वो सही गलत में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते. ट्रू. आपको कभी लगा कि आपके अंदर आप मतलब अपने पेरेंट्स से कोई ऐसी गलत हैबिट आई जो नहीं आनी चाहिए थी? अगर आई भी हो, अगर अवेयरनेस हो जाए, अगर मुझे वो चीज पता चल जाए, देन आई कैन वर्क इट आउट. बट वो अवेयरनेस और रियलाइजेशन बहुत जरूरी है कि ये चीज गलत थी जो मेरे पेरेंट्स से हुई, और ये चीज मैं ना दोहराऊं. और वो देखो कब होगी उनको रियलाइजेशन, जब होगी तो वो अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ बेटर बनाएंगे. क्योंकि हर कोई लाइफ अच्छा जीना चाहता है, हैप्पीनेस से, सुकून से. अल्टीमेटली सुकून, हैप्पीनेस इज द बेस एंड कोर ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग. चाहे वो कितना भी भागे, बिजनेस में भागे, रिलेशनशिप्स के पीछे भागे, कहीं भी भागे, लेकिन अल्टीमेटली ग्राउंडेड तो यही होना है. पर आपको लगता है, बिकॉज इफ हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट गोल या सेटिस्फैक्शन इज द अल्टीमेट गोल, आई वुड से, तो आपको लगता है कि मैरिजेस सच में जरूरी है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ना लोग शादी अपनी मर्जी के अलावा ना सोसाइटी के प्रेशर में आके ज्यादा करते हैं. ठीक है, जस्ट बिकॉज दे हैव टू प्रूव दैट कि हम भी वर्थ हैं किसी के, हमारे लिए भी कोई बना है. इसलिए आज के डेट में लोग ज्यादा मैरिज करते हैं इंस्टेड कि उनको सच में एक पार्टनर चाहिए.
वैसे बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो सोचते हैं कि हमें कोई नहीं चाहिए, या तो उनका कोई इनर फियर होता है। नहीं तो आजकल पार्टनर तो सबको चाहिए, अट्रैक्ट तो चाहिए, लेकिन शादी वाले पॉइंट पे आजकल आपको नहीं लगता कि लोग इतना नहीं आते हैं? लोग मैरिजेस अवॉइड करने लगे हैं, लोगों को लगता है कि क्या जरूरत है शादी की। आपको लगता है कि सच में शादी की जरूरत है? बिल्कुल होना चाहिए। एक कमिटमेंट होना चाहिए जो साथ में रह के, और एज अ फ्रेंड, जैसे मैंने शुरू में कहा कि एज अ फ्रेंड तो आपको चाहिए कोई सुख में दुख में आपके साथ हो, जो कोई आपको समझे, आपका केयर करे। क्योंकि कहते हैं हारी बीमारी सबको आती है, सुख और दुख सबको आता है, सिचुएशंस हमेशा बदलती रहती है। तो कोई ना कोई आपके साथ खड़ा, चाहे हस्बैंड के पीछे वाइफ खड़ी हो, चाहे वाइफ के पीछे हस्बैंड खड़ा हो, दोनों हैंड इन हैंड चलें तो बहुत अच्छा होता है। बट आप देखो, जैसे अभी इनफैक्ट हम जैसे बॉलीवुड को भी लेकर बात करें, कहीं ना मुझे लगता है ये जो ट्रेंड है ना, ये बॉलीवुड से ज्यादा स्टार्ट हुआ, ठीक है? क्योंकि सुष्मिता मैम है, सलमान सर हैं, और गीता मैम है, इसके अलावा तुषार कपूर है, एकता कपूर है। दे आर नॉट गेटिंग मैरिड, करण जौहर इज नॉट गेटिंग मैरिड, एंड दे हैव अडॉप्टेड किड्स, और लोगों को एक नई लाइफ देने पे काम कर रहे हैं, और समहाउ कहीं ना कहीं मुझे लगता है लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनते जा रहे हैं। ठीक है, दो सुष्मिता मैम मेरे लिए भी एक इंस्पिरेशन की तरह ही है। सो आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग अबाउट दैट, बट द पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस आपको नहीं लगता कि उसी साइड से आ रहा है कि जब इतने बड़े लोग हो के वो लोग शादी नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या जरूरत है शादी करने की? दे हैव अंडरस्टूड कि कोई फायदा नहीं है। तो यही तो लोगों को अपने ब्रेन यूज करने ना। उनकी सोसाइटी अलग है, आप सोसाइटी में जो देखते हो आप वो अडेप्ट करते हो, राइट? तो उनकी सोसाइटी में होती है कि वो अट्रैक्शन बहुत हो जाता है, एक दूसरे के अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर दोनों या तो शादी करते हैं तो तब समझ में आता है कि नहीं, कंपैटिबिलिटी तो थी नहीं, या टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। उनके साथ मेन प्रॉब्लम यही है, हर पार्टनर को थोड़ा टाइम एक दूसरे के साथ चाहिए, राइट? क्योंकि वो सुकून चाहिए, प्यार चाहिए, कहीं ना कहीं तो वो इंसान ढूंढता है ना। फिर वो पार्टनर एक गायब हो तो वो उसको कैसे मिले? तो वो किसी और के पास से मिलता है, तो यहाँ ब्रेकअप्स हो जाते हैं। तो वो उसकी तरफ, जहां से सुकून मिल रहा है वो उसकी तरफ भागता है। इंसान भागता ही रहता है प्यार के लिए, सुकून के लिए, उसको जहां मिलेगा वो वहां भागेगा। तभी आजकल थर्ड अफेयर, फोर्थ अफेयर्स होने लग जाते हैं। और एक जो होते हैं ना कि भाई ओनली अट्रैक्शन पे रहते हैं, शादीशुदा है फिर भी किसी को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो फिर तो उनका तो क्या ही बोले। उसका कोई इलाज नहीं है। कोई इलाज नहीं है। बिकॉज आई हैड गॉट सम क्लाइंट, वो आए थे मेरे पास, तो मुझे बोले कि मैं किसी से मिला था, तो शी वाज स्माइलिंग, मैं उसकी स्माइल भूल नहीं पा रहा। तो हाँ, तो उसके बाद मेरे पास, मैंने कहा अच्छा, अच्छी बात है, आपने नाम वगैरह पूछा, इफ यू वांटेड टू टॉक यू शुड हैव टॉक्ड। तो बोले नहीं, उसकी बेटी आ गई थी। मैंने कहा शी इज मैरिड? बोले वो तो क्या, इसमें मैं भी मैरिड हूँ। Oh God, माय गॉड। आपने ये नहीं बोला कि अगर ये लाइन आपने अपनी वाइफ को बोली होती तो आपकी लाइफ सुखी हो गई होती थोड़ी सी? आई वॉज वंडरिंग। ऐसे भी लोग होते हैं, दे हैव ample of time to waste their time. हाँ, right. तो आपको लगता है कि ये जो मैरिजेस जो इतनी अफेक्ट हो रही है, डिवोर्स रेट्स इतने बढ़ रहे हैं, उसके पीछे सोसाइटी का हाथ है, फैमिली का हाथ है, या उनकी खुद की एक्सपेक्टेशंस हैं? सभी। मैं जैसे बोलूंगी कि पहले तो बचपन से जो देखते आ रहे हैं वो अडेप्ट करता है इंसान, फिर सोसाइटी में जो देखते आ रहे हैं वो अडेप्ट करता है इंसान। अब कहते हैं ना संगति का असर, अगर कोई बच्चा किसी ऐसे फ्रेंड सर्कल में जो बहुत मेहनती है तो वो डेफिनेटली वो अडेप्ट कर लेता है, एंड वो भी मेहनत करता है। right. और कहीं कोई बच्चा ऐसे सर्कल में हो जो बहुत शो ऑफ करते हैं, तो वो वही अडेप्ट कर लेता है। अरे भाई, मुझे तो इतना अर्न करना या कमाना है, मुझे भी ऐसी सोसाइटी चाहिए, आई वॉन्ट टू शो ऑफ, मेरे पास क्यों नहीं है? वो कहीं ना कहीं वो नेचर ऐसे ले लेता है, ग्रीड आ जाती है, एम्बिशियस आ जाता है कि मुझे इतना बड़ा घर चाहिए, लग्जरी चाहिए, इवन आई वांट टू। क्योंकि वो जब देखता है कि कितने अच्छे से ये लोग लैविश लाइफ जी रहे हैं, तो उसका भी मन करता है, तो वो उसका डिजायर बन जाता है। राइट। तो लोग डिजायर के पीछे भागते हैं। फिर अब हमेशा मेल की ही गलती नहीं होती, फीमेल्स आजकल वो भी बहुत डिमांड करती हैं, कहती है मुझे भी किट्टी पार्टी में जाना है, मुझे भी ब्रांडेड पर्सेस चाहिए, कपड़े ब्रांडेड चाहिए,
Right. बहुत डिमांड करने लगती हैं, वो प्रेशर आ जाता है मेल्स पर कि अरे मेरे को तो इसका डिमांड्स फुलफिल करने हैं। तो हमेशा फीमेल्स की ही गलती नहीं होती, मेल्स की भी होती है। मैंने तो पता है कुछ रील्स ऐसे देखे थे जिसमें मतलब जैसे कोई है एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजर है, मुझे नहीं पता, वो बोल रहे हैं कि आपकी वाइफ जितनी डिमांडिंग है ना, आपकी अर्निंग उतनी अच्छी होगी, डिमांड करो अपने हस्बैंड से। एंड आई वाज फीलिंग लाइक ये क्या ज्ञान दिए जा रहे हैं झगड़े करवा देंगे ये लोग घर में। नहीं, वाइफ इज वीनस, वो बात ठीक है, लेकिन नहीं, डिमांडिंग वाली चीज ना। मैंने तो सोचा था एक बार ये ट्राई कर लेना चाहिए हमें भी कि डिमांड करते रहो, शायद इनकम बढ़ जाएगी हमारी। ओके, दैट्स अ फनी थिंग। लेकिन नहीं, डिमांड हिसाब से होता है। फीमेल को भी अपना थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए कि क्या लिया जा सकता है, क्या अफोर्ड किया जा सकता है। दे शुड टाइमलाइन हो कि इसमें लिया जा सकता है, तो वो सिचुएशंस के हिसाब से अपना करना चाहिए एक्शन। तो क्या आपको लगता है कि ये जो फीमेल्स हैं, क्योंकि हम फीमेल्स के ऊपर आ गए हैं अभी बात करते हुए, ये ना आजकल ज्यादा करियर ओरिएंटेड हो गई हैं? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, बहुत रिलेशंस मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें फीमेल्स जो है वो अपने करियर के लिए, और इंक्लूडिंग द मेल्स ऑल्सो, क्योंकि दोनों के लिए अपना करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, और दोनों अपने अलग अलग स्टेट्स में रह रहे हैं, आफ्टर मैरिज साथ रह ही नहीं रहे हैं, ठीक है। उनको सिर्फ इतना लग रहा है कि हम कमा लें कैसे भी करके, एंड उस चीज में वो अपना इतना क्रूशियल टाइम जो है वो साथ में गवाते जा रहे हैं कि दे डोंट इवन रियलाइज दैट दे हैव स्पॉइल्ड देयर रिलेशनशिप कंप्लीटली। तो ये जो करियर ओरिएंटेड पार्ट है, ये ज्यादा नहीं हो रहा आजकल? देखिए, करियर के लिए तो मैं ये बोलूंगी कि मेल्स में तो डेफिनेटली वो होता ही है कि करियर बनाना है, पैसा कमाना है, फैमिली देखना है, लग्जरी देना है, खुद को भी लग्जरी चाहिए, तो वो चीज उनमें होती है। तो जैसे जैसे वो सक्सेस होता है ना, वैसे वैसे उनका और ग्रीड बढ़ता है कि मुझे ये भी मिले, वो भी मिले, और आगे बढ़ूं, और पोजीशन मेरा ऊपर जाए। वैसे ही फीमेल्स में जब उनको सक्सेस मिलने लगता है, जब उनकी अर्निंग होने लगती है, तो वो और एम्बिशियस होने लगती हैं कि अब मेरे को यहाँ पहुंचना है, अब मुझे यहाँ पहुंचना है। तो वो क्यों नहीं? और सिचुएशन भी तो अलग है ना फीमेल्स के लिए, कि वहां वो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कर रही हैं या पहले से ही एम्बिशियस हैं। तो आजकल और सोसाइटी में भी देख रही हैं कि कैसे फीमेल सब काम कर रही है, तो मैं क्यों नहीं। एक ये मैं क्यों नहीं वाली चीज आ जाती है, तो लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। सब आजकल थॉट प्रोसेस पे ही सारा बेस्ड है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप क्यों करना चाहते हो, आपका विजन क्या है। तो इस पे ही सब भागने लगते हैं, चाहे वो डिजायर्स के फॉर्म में हो, चाहे एक दूसरे की देखा देखी हो, चाहे शो ऑफ हो कि अरे वो कुछ कर रही है तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। या किसी में रियल टैलेंट हो कि भाई लोगों को दिखना चाहिए, किसी की हेल्प हो रही है, चाहे टीचिंग प्रोफेशन हो कि इतना नॉलेज है, मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, तो व्हाई नॉट, तो उसको आगे जाना चाहिए। कई बार तो घर वाले मोटिवेट करते हैं, बेटा तुम में इतना टैलेंट है, तुम करती क्यों नहीं, लोगों की हेल्प करो, सिखाओ। तो इसलिए भी अब जैसे सिंगर्स हैं, वो अलग अलग जगह पे रहते हैं, वो इतने प्यारा गाना गाते हैं, कहते हैं सरस्वती माँ ने आपको ये वॉइस, ऐसा गला आपको दिया है, एक हुनर दिया है, तो क्यों नहीं यूज करते। तो कई बार फैमिली भी सपोर्ट करते हैं, कई बार खुद को रहता है, पैशन होता है कि मैं प्लेबैक सिंगिंग करूं, गाने गाऊं, तो वो खुद का भी अर्ज रहता है कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है। तो अंदर डिजायर्स और थॉट प्रोसेस वही इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो उतना ही होना चाहिए कि रिलेशनशिप अफेक्ट ना हो, बैलेंस करने आना चाहिए। या तो वैसे रिलेशनशिप में जाओ ही मत, या पहले टॉक इट आउट कि ऐसे ऐसे है। कई बार आजकल आप देख रहे हो, कई बार मेल्स ऑल्सो दे आर लीविंग देयर जॉब्स फॉर देयर वाइफ्स। इसका जब बोलते हैं कि आदमी के पीछे, सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ है, तो आजकल ऐसा भी हो रहा है कि सक्सेसफुल औरत के पीछे एक आदमी का हाथ है। 100%। तो सिर्फ एक औरत को ही सपोर्ट करना है, आदमियों को भी सपोर्ट करना चाहिए। राइट। जब उसमें हुनर है, इतनी अच्छी टैलेंट है, तो क्यों नहीं। बिल्कुल। एंड बात करके दोनों आगे बढ़ सकते हैं, वाइफ को भी आगे बढ़ाए, खुद भी आगे बढ़े। तो निधि, क्योंकि हम लोग इतने रिलेशनशिप्स पे बात कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, एक ना आजकल बहुत ट्रेंड में है लिव इन रिलेशनशिप्स, ठीक है, मैरिज से हटके लोग लिव इन में जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये ठीक है ये ट्रेंड?
हमारी सोसाइटी के लिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू इंडियन सोसाइटी हम लोग बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं ना, पिछड़े हुए कह लो शायद रिलेशंस के मामले में, कि हम लोगों की सोच थोड़ी सी ऐसी होती है कि एक के साथ खुश रहो। तो ऐसे में लिव इन को आपको लगता है कि इट्स अ गुड ट्रेंड? देखिए, पहली बात देखना चाहिए कि लिव इन करते क्यों हैं लोग, क्योंकि आजकल जो सोसाइटी में देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा वैसे ही वो अडेप्ट करते हैं। हाँ। तो देख रहे हैं डिवोर्स रेट बहुत बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की मेंटालिटी कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हो रही है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो गई है, चॉइसेस दूसरे हो गए हैं, डिजायर्स दूसरे हो गए हैं। तो इस वजह से वो लोग कहते हैं कि यार क्यों करे शादी। और वैसे भी आप लॉ में देखेंगे कि डिवोर्स मिलना आसान नहीं है जल्दी से। हाँ। तो सब सोचते हैं कि ये सब में पछड़ों में क्यों पड़े, और फिर सब देखने लगे कि एक शादी में इतना लॉन्ग रन जल्दी से निपटा ही नहीं है। कुछ सालों के बाद वो लोग चेंज हो जाते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनमें दोनों में बदलाव आ ही जाता है। तो वो पहले ही दे आर प्लेइंग स्मार्ट कि चलो लिव इन कर लेते हैं, जब तक साथ रहेंगे, बाद में देखी जाएगी, नहीं तो फिर कोई और पार्टनर ढूंढ लेंगे। अभी वो इतना कहाँ सोचते, अगर ऐसे बोलेंगे ना तो दोनों मार खाएंगे एक दूसरे से, कोई और पार्टनर ढूंढ लेंगे। बट आजकल जो कहने लगे हैं सिचुएशनशिप, हाँ माय गॉड दीज पीपल, मतलब दे आर थिंकिंग क्या है ये सिचुएशनशिप? मैं भी देखो, मैं क्या ही बताऊं, वो लोग बोलते कि चलो जब तक हमने साथ है, सिचुएशन है। अच्छा, दैट इज सिचुएशनशिप। बाद में जब साथ नहीं है, फार डिस्टेंट रिलेशनशिप, कहीं दूर चले जाते हैं। है कि बिकॉज ये सब ना जेनजीज से ही आ रहा है। एग्जैक्टली, ठीक है। और मिलेनियल्स थोड़े से ओवर इमोशनल मुझे लगता है ज्यादा रहे हैं, अटैच हो जाते हैं। ये जेनजीज कैसे अटैच क्यों नहीं हो पा रहे हैं? मतलब ये कैसे कैसे रिलेशनशिप्स निकाल के ला रहे हैं ये लोग, जिसमें थोड़ा टाइम एक टेम्पररी रिलेशन रहता है और उसके बाद इतनी इजीली दूसरे से मूव ऑन हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कभी थे ही नहीं रिलेशन में साथ में। ये कैसे कर रहे हैं? मतलब जेनजीज ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो देखते जा रही। तो जैसे आपने कहा था कि घर में लड़ाइयां हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, इतने फैमिलीज में हो रहे हैं, वो देख रहे हैं। खास करके फीमेल्स, वो देख रहे हैं कि फीमेल्स को क्या हालत हो जाती है। इसीलिए वो बाहर आ रही हैं काम करने के लिए, डिपेंडेंट ना होना पड़े, इंडिपेंडेंट हो जाए, किसी से मांगना ना पड़े। हाँ। क्योंकि वो बहुत हेल्पलेस फील करती है। अगर आज एक शादी में कोई औरत डिपेंडेंट है और उसके घर वाले या उसका हस्बैंड मना कर दे कि मैं नहीं दूंगा, तो फिर उसका क्या हाल होगा? वो तो परेशान, वो तो कहीं की नहीं रहती है फिर। राइट। तो उसको लगता है काश मैंने पढ़ाई की होती, काश मैंने काम किया होता, आज मैं अपने पैरों पे खड़ी रहती, मुझे भी रिस्पेक्ट मिलती। तो वो बाहर निकलती है काम करने के लिए। और यही चीज सब सोसाइटी में पता चलती है, कितना भी आप छुपा लो, बिल्कुल वो पता चलती है। तो फिर वही सब लोग सोचने लग जाते हैं, वो प्रेशर पड़ता है सबके दिमाग में, फिर वो थॉट प्रोसेस बन जाता है। तो इस वजह से सब लोग डरने लगे हैं, बाउंड्रीज बनाने लगे हैं पहले ही, कि हमें ना कोई नुकसान पहुंचाए, हमें ना कोई दर्द झेलना पड़े। तो ये चीजें बनती जा रही है। इसीलिए लोग शादी पे से उनका विश्वास ही उठ गया कि शादी करो, उनको लगता है हम फंस जाएंगे। क्योंकि मैंने कुछ लोगों से सुना है, नहीं मुझे तो नहीं फंसना, या अभी मैं श्योर नहीं हूं। दे आर ट्राइंग टू बी स्मार्ट कि पहले बाद में फिर पता चलेगा। क्योंकि सबको पता है कि साथ रहना अलग है और दूर दूर में साथ रहना अलग है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। साथ रहने के बाद अलग हो जाता है, लोग ग्रांटेड लेने लगते हैं। अरे यार ठीक है ना, ये तो यही है, कहाँ जाएगी, ये तो यही है, कहाँ मुझे छोड़ के जाएगा। हैव यू एवर नोटिस्ड कि लव मैरिज में डिवोर्स रेट्स ज्यादा हैं? शुरू में तो अंधों की तरह प्यार कर लेते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे, ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो क्या हो गया, सब हो जाता है। जब साथ रहने लगते हैं, शादी हो जाती है, उसके बाद वो प्रॉब्लम खलने लगती है, ट्रबल्स आने लगते हैं। आप एक बार इग्नोर कर दिए, 2 बार कर दिए, 3 बार इग्नोर कर दिए, जब फिर वो गुस्सा आता है ना, जब लड़ाइयां होती है, तो वो चीजें फिर निकल के आती है। कि आपने ये किया था पास्ट में, आई इग्नोर्ड। तो फिर वो आ जाता है मैं, कि मैंने इग्नोर किया था, आपने ये किया, आपने ये दोबारा किया, तीसरी बार किया, आई एम गेटिंग हर्ट। तो यही प्रॉब्लम्स हो जाती है। और फिर यही छोटी छोटी बातें जो इग्नोर करी थी, वो बाद में बड़ा वोल्केनो बन जाती है। राइट। और मुझे ना ऐसा भी लगता है कि फीमेल्स जो होती है ना, ये मतलब एक तरीके के जोक की तरह कहा जाता है हमेशा, बट दैट समहाउ इज ट्रू। क्योंकि मैं खुद भी फीमेल हूं, तो मुझे पता है कि हम ऐसा करते हैं कि पिछली चीजों को ना लेके बैठे रहते हैं।
ठीक है, और चुप रहते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ बोल रहे हैं, विल जस्ट लुक फॉर अ चांस एन अपॉर्चुनिटी। जिस दिन कोई बात शुरू होगी हम पूरा पहाड़ तोड़ देते हैं उस टाइम पे। वो फीमेल सब कुछ, तुमने उस दिन ये किया था, उस दिन ऐसा किया था, उस दिन वैसा किया था। तो इसका एक मेल के ऊपर कितना असर होता है? देखिए, मेल्स तो क्या करते हैं, वो काम करते हैं या बोलते हैं या लड़ाई भी होती है तो वो अपना मूव ऑन कर लेते हैं, आगे लेट गो करके भूल जाते हैं कि अरे ऐसा हुआ था, ठीक है ना। हाँ, बट फीमेल भूल ही जाते हैं कि उनकी बात ही क्या हुई थी एक्चुअली। हाँ, तो वो उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते ना। क्योंकि जो इंपॉर्टेंस देते वो चीजें भूलते थोड़ी ना। लेकिन फीमेल्स वो क्या, थोड़ा फेमिनाइन एनर्जी है, इमोशनल ज्यादा है। वो क्या चाहती है, प्रेज चाहती है, प्यार चाहती है आपसे कि आप उसको थोड़ा प्रेज कर दो कि शी इज लुकिंग गुड, या आपने ये अच्छा काम किया, या उसके काम के लिए कुछ अच्छा बोल दो। तो वो उसी में खुश हो जाती है, छोटी छोटी चीजों में ही खुश हो जाती है, क्योंकि वो ज्यादा इमोशनल है। तो वही मेन समझ नहीं पाते, तो वो कुछ ना कुछ कर देते हैं, वो चुप रहती है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन दिमाग में हमेशा रहता है, मन में, दिल में रहता है, क्योंकि वो चुप जाती है, शायद चुपती है वो। बट आपको नहीं लगता कि अगर फीमेल्स उसी टाइम पर उस चीज को बोलना शुरू कर दें या टोकना शुरू कर दें कि मुझे ये आपकी बात अच्छी नहीं लगी, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आई वोंट से रूडली बट पोलाइट कॉन्वर्सेशन कर ले, तो ये चीजें बेटर हो सकती हैं, शायद रिलेशंस बेटर हो सकते हैं। नोटिस में लाना बहुत जरूरी है। अगर आप बोलेंगी ही नहीं, कम्युनिकेट ही नहीं करेंगी, तो फिर उनको पता भी नहीं चलेगा और फिर से वो दोबारा गलती करेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं चला ना, नोटिस में ही नहीं लाए। मान लीजिए आपसे कोई गलती होती है, अनजाने में ही सही, लेकिन आपको जब रियलाइजेशन ही नहीं है, तो हाउ विल यू बी सॉरी फॉर इट? एब्सोल्युटली। तो इस वजह से एक कम्युनिकेशन जरूरी है कि मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी, ताकि रिश्तों में क्लैरिटी हो, और जितनी क्लैरिटी होगी उतना रिश्ता अच्छा चलेगा। वो मिसअंडरस्टैंडिंग, एक्सपेक्टेशंस, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मुझे ऐसा लगता है ना, मेल्स, मतलब मेरा कोई हेट नहीं है मेल्स के थ्रू, कहीं कहीं ये ना सोचे कि मैं कुछ हेट फैला रही हूँ, बट मेल्स आर बिट डम इन दिस पर्टिकुलर थिंग, कि वो नहीं समझ पाते हैं कि यार इसको ये बुरा लग सकता है, या ये से अच्छा लगेगा, या इसको अच्छा नहीं लगेगा, या उसे कुछ चाहिए। और फीमेल्स की एक हैबिट होती है कि वो खुद क्यों नहीं समझा, ठीक है, मैं क्यों समझाऊं हमेशा। तो ये जो एक गैप है इन दोनों के थॉट प्रोसेस में, एक बहुत, मुझे लगता है ये कहने को छोटी सी चीज है, बट ये बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस का गैप है। एक सोच रहा है खुद ही समझ ले, दूसरा सोच रहा है, दूसरे को पता ही नहीं है कि मुझे कुछ समझना भी है, ठीक है। तो ये कैसे इसको फिल कर सकते हैं? एक तो मेल्स को समझने की जरूरत है, कि जो फीमेल्स है क्या चाहती है, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा प्रेज, वो समझ जाए तो बेटर हो जाएगा। और फीमेल्स को भी ये समझना चाहिए कि कई मेल्स नहीं समझ पाते हैं कि आप क्या चाह रहे हो। अगर वो ठीक से कम्युनिकेट कर ले तो प्रॉब्लम्स कम हो सकती है। अब यहाँ पे फीमेल एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी, मैस्कुलाइन एनर्जी की ये एनर्जीज किसी में भी हो सकती है। एक मैस्कुलाइन एनर्जी लड़कियों में भी हो सकती है और फेमिनाइन एनर्जी लड़कों में भी हो सकता है। इट्स एनर्जी, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि फीमेल्स भी नहीं समझती है कि उनके हस्बैंड क्या फील कर रहे हैं या क्या चाहते हैं उससे, कि तुम सच समझ के रहो, मैं आऊं तो मुझे प्यार से या तो गले लगाओ या मेरे पास बैठो। वो कहते रहते हैं मेरे पास बैठो, मेरे पास बैठो, उनके पास टाइम ही नहीं है। इफ शी इज वर्किंग या अपने फोन पे लगी हुई है या अपने और कोई प्रायोरिटीज में लगी हुई है, सेल्फ लव में लगी हुई है। तो कई बार क्या होता है, खाली फीमेल्स ही नहीं चाहती कि आप मुझे टाइम दो या प्रेज करो, बट मेल्स भी चाहते हैं कि मुझे टाइम दो, तो मुझे रिस्पेक्ट दोनों की जरूरत है ना। बिल्कुल, रेस्पेक्ट तो दोनों ही चाहते हैं ना। कई बार फीमेल्स भी नहीं देती, रेस्पेक्ट नहीं देती बिल्कुल भी, क्योंकि कई बार वो समझती ही नहीं है कि मेरे हस्बैंड बाहर निकल के कितने लोगों से मिलते हैं, कितना फिजिकल वर्क होता है, कितना मेंटल वर्क होता है। 100 टाइप के लोग होते हैं, सबकी मेंटालिटी अलग है, बात करने का तरीका अलग है, कभी किसी से लड़ाई भी हो जाती है। तो इंसान कितना जूझता है बाहर, कितना मेहनत करके आता है। खाली फिजिकल वर्क से ही लोग नहीं थकते, मेंटल वर्क से भी थकते हैं। और एक ही जगह बैठे बैठे बेचारे वो थक के आते हैं, घर में शांति चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, फैमिली के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, आते ही या तो बच्चे चिल्लाना शुरू कर देते हैं, डिमांड करने शुरू कर देते हैं, या वाइफ कुछ ना कुछ घर की प्रॉब्लम्स तभी के तभी बोलना शुरू कर देती, ये हुआ वो हुआ। इंस्पाइट वो थोड़ा सा उनको अच्छे से पहले केयर करे, खाना खिलाए,
उसके बाद अगर वो अगर बात शेयर करना चाहे एज अ फ्रेंड, एज अ पार्टनर, कि मेरे साथ ये हुआ, दे कैन डिस्कस। क्योंकि आजकल तो लोग डिस्कस कम करते हैं, फैसला जल्दी सुनाते हैं। अगर वाइफ कुछ कह दे कि ऐसे हुआ, तो वो इमीडिएटली दे गेट पिस्ड ऑफ कि तुमने ऐसा कैसे किया, या ऐसे कैसे सोच सकती हो, या ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। डिस्कशन करो, ऐसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। तो अगर ये माइंड को आप प्रैक्टिस में डाल ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा रिलेशनशिप्स में। राइट। पर लोग जो है ना, मुझे लगता है कि सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं रिलेशन में रह के भी। मतलब ये बहुत हार्श रियलिटी बन चुका है इस टाइम पर कि सबको ये समझ में आता है कि मुझे क्या चाहिए, पर अपने पार्टनर को ये मतलब समझना कि उसको क्या चाहिए ये भी हमारी ही प्रायोरिटी है, ये लोग नहीं समझ पाते हैं। तो कम्युनिकेशन तो एक तरीका हो गया कि हम लोग कम्युनिकेट करें, एक दूसरे की नीड्स, एक दूसरे की चीजों को बताएं कि हमें ये अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्या है। लेकिन क्या इसके अलावा भी हमें कुछ ध्यान रखने की जरूरत है टू मेक अ रिलेशनशिप हेल्दी? बिल्कुल, जैसे कम्युनिकेशन मैंने बताया, वैसे ही कंपैशन। एक दूसरे के लिए अगर कंपैशन हो, एक अच्छे दोस्त क्या करते हैं, मैं दोस्ती से शुरू करूंगी। अच्छे दोस्त क्या करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अब एक औरत ध्यान रखती है कि मेरे हस्बैंड को ये चीज पसंद नहीं है, मैं ये काम ना करूं, मैं ये नहीं बोलूं। तो एक हस्बैंड क्यों नहीं, वो क्यों नहीं ध्यान रखते कि मेरी वाइफ को ये पसंद नहीं है। थोड़ी पसंद की चीजें आप ध्यान रखो, थोड़ी पसंद की चीजें ये ध्यान रखे। एक दूसरे के पसंद से चले, क्या डूज एंड डोंट्स है वो फॉलो करे, तो लाइफ अच्छी हो सकती है, रिलेशनशिप्स अच्छे हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स नहीं होगी। नहीं तो वो धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा, पाइलअप हो जाएगा तो मुश्किलें आ जाएगी। कोई भी चीज को इग्नोर ना करें। कभी भी कोई चीज मनमुटाव आती है तो उसी टाइम उसको सॉर्ट करें। एक दूसरे से बात करें कि क्या बात है, ये चीज अच्छी है, नहीं है। कई लोगों को, ज्यादातर हस्बैंड्स को डेट्स याद नहीं होते, वाइफ गुस्सा हो जाती है आपको याद नहीं है। राइट। तो कुछ चीजों में देखो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वाइफ को भी देखना पड़ेगा कि हस्बैंड को क्यों याद नहीं है। वो जनरली सबका याद नहीं रखते, तो लेट इट गो। मतलब मुझे लगता है कि इतना बड़ा मुद्दा है नहीं जो बन जाता है कि अरे तुम्हें एनिवर्सरी याद नहीं रही, अरे तुम्हें बर्थडे याद नहीं रहा। तो उनको लगता है ना हमसे प्यार नहीं करते भूल गए मैं कितनी इंपॉर्टेंट हूँ, वो ही स्पेशल फील नहीं करवाते। अगर एक हस्बैंड बीच बीच में स्पेशल फील कराए वाइफ को कि तुम कितनी स्पेशल हो एज अ पार्टनर, कि तुम सिर्फ मेरी पार्टनर हो, या एक फीमेल करवाए कि तुम सिर्फ मेरे पार्टनर हो, तो उन दोनों में कितना वो बॉन्ड, वो जो स्पार्क है, मतलब एग्जैक्टली कैसे मेंटेन कैसे करें इसको। बिकॉज चलो ये तो ठीक है, आपने स्पेशल फील करवाने वाला बोला, लेकिन आप नोटिस करो जब नई नई मैरिज होती है ना, तो लोग घूमने जा रहे हैं, ठीक है, कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, जब साथ में रहते हैं तो एक दूसरे की आदतों का ज्यादा बेटर पता चलता है, ठीक है। तो वो तो मतलब 1-1.5 साल तो मुझे लगता है कि वो एक्सप्लोर करने में निकल जाता है, वो हनीमून पीरियड की तरह कैसे बीतता है समझ में भी नहीं आता। बट आफ्टर दैट दे स्टार्ट लूजिंग दैट स्पार्क, वो क्योंकि सब कुछ तो पता ही चल गया, तो अब कैसे मेंटेन करें उसको। तो पता चल गया तो अगर जैसे लॉन्ग ड्राइव पसंद है किसी को, तो पता चल गया तो क्या हुआ कि वो लोग ऑफनली जा सकते हैं, राइट। उस चीज को अगर मेल के कोई अच्छे हॉबीज हैं, कोई शौक है, वो अगर उसकी वाइफ या पार्टनर अडेप्ट करे, और वही चीज फीमेल के जो चॉइसेस हैं, शौक हैं, वो मेल अडेप्ट करे। अब एक को है शौक कि मुझे लॉन्ग ड्राइव ज्यादा जाना पसंद है, अगर उसकी वाइफ को नहीं पसंद है तो वो अडेप्ट कर सकती है उसकी खुशी के लिए, राइट। और अगर वाइफ को मूवीज जाना पसंद है और उसके हस्बैंड को पसंद नहीं है, तो वो अपनी वाइफ की खुशी के लिए कर सकता है। दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हुए एक दूसरे की खुशी के लिए कर सकते हैं। और रही बात स्पेशल फील करवाने की, तो जरूरी है वैलेंटाइंस डे पे ही या बर्थडे पे या एनिवर्सरी पे ही कुछ करना, आप बीच बीच में कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो प्रॉब्लम आजकल यही होती है ना कि सोसाइटी में दे डोंट हैव टाइम टू स्पेंड, तो बीच में गैप आ जाता है। वर्क प्लेस में ज्यादा जाते हैं तो वहां किसी और के साथ इंटरेक्शन ज्यादा हो जाती है। पर ये कितनी अजीब बात है कि आपके पास अपने पार्टनर से बात करने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए टाइम आ जाता है।
एग्जैक्टली अब जहां ज्यादा बात शुरू हो जाएगी, एक दूसरे को जानना शुरू हो जाएंगे, वहां क्लोज हो जाएंगे। हाँ, इससे अच्छा आप अपनी वाइफ को लेके चलो, घर आते हैं कहते हैं प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे थोड़ा टाइम अपने लिए अपने साथ स्पेंड करने के लिए चाहिए। वही चीज आप अगर अपने वाइफ के साथ स्पेंड करो, बात करो, तो अच्छा एक दोस्ती भी बनेगी, मन भी हल्का होगा और एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा, आपका रिलेशनशिप भी अच्छा होगा। बट आपको नहीं लगता, जैसे कई बार मैंने कुछ फीमेल्स ऐसी देखी हैं जो ना हर छोटी से छोटी चीज के लिए भी ना अपने हस्बैंड पे डिपेंड हो जाती हैं, इवन इफ दे आर अर्निंग, ठीक है, उसके बाद भी वो हर छोटे डिसीजन के लिए, वो हर छोटी बात के लिए, अरे वो मुझे लेने आएंगे, मतलब हर चीज के लिए वो डिपेंड हो जाती हैं अपने हस्बैंड के लिए। डू यू थिंक कि ये एक हेल्दी रिलेशनशिप का साइन है? देखिए इतनी छोटी छोटी बातों के लिए तो वैसे भी डिपेंड नहीं होना चाहिए, उनको खुद को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर कई चीज में वो सपोर्ट कर रहे हैं, कई चीज में वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग किया जा सकता है। कि अच्छी बात है कि हस्बैंड को कंसर्न है वाइफ की सेफ्टी का, कि मैं आ जाऊंगा लेने, चिंता नहीं करना, आई एम देयर फॉर यू, आई एम स्टैंडिंग देयर फॉर यू, बोथ आर स्टैंडिंग फॉर ईच अदर एज अ सपोर्ट, एज अ पिलर, तो वो चलो अच्छी बात है। लेकिन ऐसे डिपेंड होना और फिर वो हस्बैंड को वो लगना कि तो मेरे पर डिपेंडेंट है, हर चीज मैं इसका करता हूँ, वो चीज नहीं आनी चाहिए कि मैं इसका करता हूँ या मैं इसकी करती हूँ। तो ये चीज नहीं आनी चाहिए। सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। क्यों दोस्तों में नहीं होता, अरे भाई आज तू ले आ, या आज तू ले आना, चाहे वो खाना हो चाहे कोई चीज हो, तो बड़े हम खुला खुला बोलते हैं कि भाई ये तू करना, ये तू करना। जब सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए कुछ कर देते हैं तो वो गिनाना शुरू कर देते हैं, या तो ग्रांटेडली ले लेंगे या फिर वो दिखेगा कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, वो आ जाता है, मैं आ जाता है, ईगो आ जाता है। आपको लगता है एक हेल्दी रिलेशनशिप होने के लिए पहले दोनों को एक दूसरे का बहुत अच्छा दोस्त होना बहुत जरूरी है? एग्जैक्टली, दोस्त होना बहुत जरूरी है, तभी वो फ्रीली सारी बात एक दूसरे को बता पाते हैं। कि मैं क्या चाहता हूँ या मेरी क्या डिजायर्स है, ये इच्छाएं हैं, तो वो टेक केयर करेगी वाइफ, और वाइफ की क्या डिजायर्स है तो वो टेक केयर करेगा हस्बैंड, और दोनों एक दूसरे को स्पेशल फील कराते रहें, कुछ ना कुछ करते रहें, एज डिनर्स या गोइंग आउट या ऑन हॉलीडेज। ध्यान रखें कि मेरी फैमिली को भी हॉलीडे की बहुत जरूरत है, राइट। तो फिर वो रिश्ता बहुत अच्छा स्मूथ चलता है। अवॉइड तो कर सकते हैं आप कि कोई प्रॉब्लम्स ना आए, पूरी तरह कई बार आपके हाथ में नहीं होता है, थर्ड इन्फ्लुएंसेस हो जाते हैं, फैमिली में हो जाती है, कोई भी हो जाता है, कोई बड़े का थॉट प्रोसेस अलग है, कोई बीच में आए, लेकिन आप तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकते हैं। राइट। हस्बैंड अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, वाइफ अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अगर फैमिली वाले नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे में क्या करें ये लोग? वही मैं बोलूंगी, बात करने की जरूरत है, और जहां स्टैंड लेने की जरूरत है वहां स्टैंड लेना पड़ेगा। कि ये चीज ये है, ऐसे है, गलत नहीं है, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, वो समझाने की जरूरत है। आपको समझने की जरूरत है कि आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे, फिर उस पे स्टैंड लो। क्यों नहीं लो? हर बार बार आप नहीं झुक सकते। एक फैमिली का दिल रखने के लिए, बड़ों का मान रखने के लिए आप झुक जाते हो, एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन फिर वही छोटों के लिए सफोकेशन हो जाती है। Right. और बड़ों को भी समझना चाहिए कि वो भी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, डेफिनेटली वो बड़े हैं और उन्होंने एक्सपीरियंसेस किए हैं, लेकिन गलती तो उनसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, क्योंकि वो भी सीख ही रहे हैं। क्योंकि इंसान कभी भी पूरी तरह कुछ जरूरी नहीं कि सब कुछ सीख जाए एक ही लाइफ टाइम में। सही बात है। तो वो भी सीख रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस से, सीखते जा रहे हैं एंड तक, और छोटे भी सीख रहे हैं। तो उनको गाइड करो, अच्छी बात है, लेकिन इतना डोमिनेंस करना, कब वो डोमिनेंस में चेंज हो जाता है, कंट्रोलिंग में चेंज हो जाता है, तो वो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि बड़ों को भी। एक ना टॉपिक मुझे हमेशा बड़ा कंसर्न करता है कि ना लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं अपने पार्टनर को ये नहीं करने दूंगा, मैं अपने पार्टनर को ये नहीं करने दूंगी। तो आपको लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं तरीके की डिसरिस्पेक्ट है कि आप ऐसा सोच रहे हो, या एक कंट्रोलिंग नेचर है कि आप सोच रहे हो कि मैं नहीं करने दूंगा, आई वोंट परमिट, या मैं नहीं करने दूंगी, ये मैं परमिशन नहीं देती? क्योंकि हर किसी की लाइफ को जीने का अपना एक अलग तरीका है। जैसे कुछ पार्टनर्स, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमें बच्चा नहीं करना, मुझे बच्चा नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है, मैं उस जिम्मेदारी के लिए ना आज रेडी हूं, ना मैं कल को होना चाहता हूँ।
किसी की सोच ऐसी है कि नहीं मुझे तो बेबी चाहिए, आई वॉन्ट टू बी अ मदर, ठीक है। तो ऐसे में क्लैशेस बहुत बढ़ते हैं, एक दूसरे की परमिशन, कंट्रोल, अथॉरिटी, ये सब चीजें बहुत ज्यादा होने लगती हैं, और कम्युनिकेशन के नाम पे शायद एक दूसरे के ऊपर सिर्फ रौब झाड़ा जाता है, ठीक है, कम्युनिकेशन होता ही नहीं है। तो ये रिलेशंस क्या सेव किए जा सकते हैं ऐसे? सबसे पहले अगर किसी को ऐसे ये बहुत बड़ा इशू है कि बेबी नहीं चाहिए, अगर ऐसा है तो ये पहले ही बता दिया जाए एक दूसरे को, क्योंकि एक पार्टनर को चाहिए, एक को नहीं चाहिए, डिसीजन तो दोनों का है ना, दो जन इन्वॉल्व है इसमें, तो एक तो उसको बता देना चाहिए। दूसरा, अगर कोई प्रॉब्लम बाद में आती है शादी के बाद, तो आप लोग डिस्कस करें, इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो करें, और दोनों एक म्यूचुअल कंसेंट पे आए कि क्या करना चाहिए। वही कम्युनिकेशन ही है और अंडरस्टैंडिंग पे है, क्योंकि एक को समझना पड़ेगा कि ये क्यों मना कर रही है या मना कर रहा है, और दूसरे को समझना पड़ेगा कि वो क्यों चाहता है या चाहती है। आप फिर से अथॉरिटी करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये नहीं करने दूंगी या नहीं करने दूंगा, फिर से करने से फिर क्या है, दूसरे पार्टनर को सफोकेशन होती है, फिर वो सोचता है मैं यहाँ से निकल जाऊं, या जो भी मेल फीमेल दोनों हैं वो फिर निकलने की सोचते हैं। जहां आपको सफोकेशन होगा, इंसान तो वहां से निकलने की कोशिश करेगा ही, वो नेचर ही है इंसान का। राइट। कोई भी टॉक्सिसिटी में नहीं चाहेगा, मतलब इंसान ही क्यों, अगर कोई जानवर भी होगा और उसको लगेगा कि ये सफोकेटेड है तो वो निकलने की कोशिश करेगा वहां। इंसान भी सेफ जगह पे ही जाएगा। राइट। तो एक मैंने मतलब मुझे लगता है ये बहुत बार देखा है लोगों के बीच में कि मैरिज का टाइम है या मैरिज हो गई है, सबका अपना एक पास्ट होता है, सब अपने साथ एक बैगेज कैरी करके चल रहे होते हैं, लेकिन वो उसको ना डिस्कस नहीं करना चाहते। डू यू थिंक कि ये जब डिस्कस नहीं किया जाता है, मतलब बिफोर मैरिज या सही टाइम पर, तो वो बाद में एक प्रॉब्लम बन जाता है? और शादी के टाइम पे ये मैच्योरिटी होना बहुत जरूरी है। इफ यू हैविंग अ पास्ट बैगेज विद यू, सम इमोशनल ब्रेकअप्स, तो उसको एज अ लेसन पॉजिटिव वे में लेके कि ये गलती दोबारा ना हो हमारे साथ, या फिर अगर किसी पार्टनर ने कुछ आपके साथ गलत किया है, कंट्रोलिंग इश्यूज दिए हैं, मेंटल ट्रॉमा दिया है, तो ये चीज डिस्कस कर लें, और आगे जो आपका पार्टनर बनने वाला है उसके साथ डिस्कस कर लें कि ये चीजें मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, या मुझ पे कोई हाथ उठाए तो मुझे अच्छा, ये अगर आप क्लियर कर दें पहले ही, तो बाद में प्रॉब्लम्स कम आने के चांसेस हैं। मैं ये नहीं बोलती कि किसी भी शादी में प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं आते, लेकिन आप कोशिश तो पूरी कर सकते हैं, अपनी तरफ से 100% दे सकते हैं, बात करके टॉक इट आउट कि मुझे, मेरा विजन ये है, मेरे डिजायर्स ये है। आपके अकॉर्डिंग निधि, क्या बेटर है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? ये कहना मुश्किल है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, बिकॉज फिर यही मैं कहूंगी कि रिलेशनशिप में जो नेसेसरी है, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज के बाद में वो डिस्कवर करते हो, जो ट्रस्ट है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो सैक्रिफाइस करने की जो दोनों में कैपेबिलिटी है, लव है, केयर है, रिस्पेक्ट है, ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एक रिश्ते के लिए, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो। यस। मैंने ना बहुत से लोगों को ऐसा कहते सुना है कि स्पेशली फीमेल्स को कि जब मेरे बेटे की मैरिज होगी ना, तो मैं तो उसको अलग घर लेकर दे दूंगी, अलग हम लोग कर देंगे उनको, स्टार्टिंग से अलग रहेंगे। आपको लगता है कि ये एक्चुअली एक ठीक कॉन्सेप्ट है, या फिर ये सिर्फ वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और सही नहीं किया जा रहा? वेस्टर्न का अलग है, वेस्टर्न की थॉट प्रोसेस अलग है कि भाई अपने अपना जियो, ये हमारी लाइफ है, तुम अपना जियो, हम अपना जीते हैं, हमारा काम खत्म हुआ, तुम लोग बड़े हो गए, अब तुम अपनी डिसीजन मेकिंग खुद लो। लेकिन यहाँ जो इंडियन कल्चर में है, आजकल के पेरेंट्स क्यों अलग कर रहे हैं? ताकि प्यार बना रहे, साथ में रहते हैं, लोग टकराते हैं, उनके थॉट प्रोसेस टकराते हैं, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, तो लड़ाई झगड़े। ऐसा करने से प्यार सच में बना रहता है? एट टाइम्स इट वर्क्स। ओके। कई बार क्या हो जाता है, कई बार लोग कंट्रोलिंग हो जाते हैं, डोमिनेटिंग हो जाते हैं, तो बच्चों को दिखने लगता है, उनको लगता है कि अलग चले जाएंगे, कभी कभी मिलेंगे तो प्यार बना रहेगा, नहीं तो रोज रोज लड़ाइयां नहीं होगी। जो रोज का जो फैक्टर है साथ रहने का, छोटी छोटी चीजों का, क्योंकि हम इंसान छोटी छोटी चीजें मन को लगा लेते हैं,
राइट। और फिर वही चीज प्रॉब्लम देती है। कहते हैं ना कि आजकल हाथ पकड़ के चलते हैं लोग, रिश्तों में हाथ पकड़ लेते हैं जब शादी हो जाती है, फैमिलीज है, पार्टनर्स हैं, हाथ पकड़ के चलते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, लड़ाई होती है तो लोग बात पकड़ लेते हैं, हाथ छोड़ देते हैं। सो ट्रू दैट इज। मुझे लगता है कि ये सच में ये जो हम छोटी छोटी बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं ना रिलेशंस में, ये बहुत मैटर करती हैं। क्योंकि ये मतलब ये मेरा हमेशा से मानना रहा है कि कोई इंसान परफेक्ट तो नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। और अगर आप सच में किसी से प्यार करते हो ना, या उसके साथ जिंदगी बिताने की सोचते हो, तो आपको उसकी इम्परफेक्शंस के साथ भी उतना ही प्यार होना चाहिए जितना उसकी परफेक्शन के साथ है। इम्परफेक्शंस भी ऐसा हो कि बेरेबल हो, कोई ज्यादा ना हो जाए कि मारने पीटने तक आ जाए, कि एक हस्बैंड मारता ही रहे और बीवी सोचे कि कोई बात नहीं, ये खराबी है इनके ये तो अंदर। चलो एक बहुत एक्सेस एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई। ये तो मैं कभी नहीं बोलूंगी किसी को कि सहता रहे ऐसी कोई भी चीज। लेकिन मुझे लगता है एक रिलेशन में ना आपको बहुत छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, वो लेट गो करनी पड़ती हैं। और आज की डेट में ना छोटी ही चीजों को लोग इतना बड़ा बना देते हैं कि उनको, मुझे कितनी बार ऐसा रियलाइज हुआ, मतलब मेरे एक फ्रेंड के केस में भी ऐसा रियलाइज हुआ मुझे, कि उनका जो डिवोर्स तक बात पहुंच गई है, ठीक है, वो कोर्ट में चक्कर लगा रहे हैं, पर एक्चुअल में जब रूट्स पर जाओ ना तो बात कुछ थी ही नहीं। वो किसी छोटे से झगड़े से शुरू हुई बात थी और वो करते करते इतना एक्सट्रीम हो गया कि वो डिवोर्स तक पहुंच गए। एंड अब वो कायदे से जब एक दूसरे को देख रहे हैं ना तो वो रिग्रेट कर रहे हैं, लेकिन अब बोल भी नहीं रहे क्योंकि दोनों की ईगो सामने आ रही है। कई बार क्या होता है, दोनों का ईगो के वजह से कुछ दिखाई भी नहीं देता। पास्ट की बातें जो आपने वक्त बिताया था, जो एक दूसरे के लिए किया था, वो याद ही नहीं आता, भूल जाते हैं। राइट। और वो जब इंसान दूर चला जाता है तब वो याद आने लगता है। कई बार सिचुएशंस में, कई बार बातों में, अच्छा उसने कहा था, एक मेमोरी में होता ही है। साथ अच्छे बिताए पल हमेशा होता है, लेकिन उस वक्त आपको ईगो में कुछ याद नहीं आएगा क्योंकि अब गुस्से में है। अच्छे पल क्यों याद आएंगे आपको? इंसान जब वो स्टेप ले लेता है गुस्से में, अग्रेशन में, तो फिर बाद में रिग्रेट तो करेगा ही। जब फीमेल्स, कई बार हम लोग देखते हैं, हमारे पास आते हैं, तो जब हम पूरा कारण पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, फिर देखने की कोशिश करते हैं कि दोनों में प्यार है या नहीं, केयर है या नहीं, या पहले था। क्योंकि प्यार और केयर, रिस्पेक्ट ऐसी चीज है ना जो जबरदस्ती नहीं करवाई जा सकती। बिल्कुल, ये अंदर से आनी चाहिए। और ये चीज जब खत्म हो जाती है कंप्लीटली, तो उस रिश्ते में कुछ नहीं बचता। ट्रू। तो उसको फिर बचाना मुश्किल हो जाता है, नील के बराबर। और जब ऐसा लगता है कि नहीं, प्यार रिस्पेक्ट है, थोड़ा सा तो है, या पहले करते थे और अब कड़वाहट आई है बीच में, तो उस चीज को थोड़ी रेमेडीज से या काउंसलिंग से ठीक किया जा सकता है कि कहाँ गलती हुई है, आप उसको सुधारो, नोटिस में लाओ, रियलाइजेशन में लाओ और उसको ठीक करो। और फिर आगे से ना हो, दोनों ये ट्रांसफॉर्मेशन लो। क्योंकि कई बार रियलाइज ही नहीं होता इंसान को, जब तक अपनी गलती रियलाइज नहीं होगी वो चेंज कैसे होगा? एग्जैक्टली। हाइपोथेटिकली अगर हम एक सिचुएशन लेकर चले कि कोई कपल के बीच में प्यार तो है पर रिस्पेक्ट नहीं है, और वाइसा वर्सा भी करें कि रिस्पेक्ट तो है पर प्यार नहीं है, तो ये दो सिचुएशंस में रिलेशन कैसा होगा? प्यार है बट रेस्पेक्ट नहीं है, तो यू हैव टेकन फॉर ग्रांटेड। कि ठीक है ना, ये तो यही है, कहाँ जाएगी, या फिर ये ठीक है ना, मुझे छोड़ के तो जा ही नहीं सकता। तो एक फंस गए काइंड ऑफ, कि प्यार है जब ऑन एंड ऑफ चलता है। एंड सेम विद रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट है, चलो ये ज्यादा मतलब वो रहता है कि प्यार नहीं है, वो अंदर से आ नहीं रहा, इट्स अ फीलिंग, जबरदस्ती नहीं करवा सकते। बट एज अ पर्सन यू रेस्पेक्ट कि ये मेरे साथ रहती है या रहता है, एक दूसरे का काम कर रहे हैं, शांति से रह रहे हैं, वहां थोड़ा पीस रहता है। पीस रहता है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। तो ये दोनों में फर्क आ जाता है। तो मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसमें प्यार नहीं हो लेकिन रिस्पेक्ट पूरी हो, तो वो फिर भी चल सकता है। फिर वो कॉम्प्रोमाइज की ही लाइफ होती है, लेकिन रेस्पेक्ट से जी रहे हैं, चाहे वो सोसाइटी के लिए हो, बच्चों के लिए हो, अपने बड़ों के सामने दिखाने के लिए हो। प्यार नहीं है लेकिन रेस्पेक्ट से जी रहे हैं। एक थोड़ी सी उनके में फ्रेंडशिप होती है, इतना प्यार नहीं होता लेकिन फ्रेंडशिप तो होती है, क्योंकि आप रेस्पेक्ट कर रहे हो। और वहीं अगर प्यार में प्यार है लेकिन कुछ भी
एट टाइम्स आप गाली गलौज भी दे रहे हो या कैरी नहीं कर रहे हो, पर फिर आके कहते हो नहीं यार मुझे तो बहुत प्यार है, तो कैसा प्यार है ये? वेरी ट्रू। अच्छा एक चीज बताओ कि अगर हम लोग रिलेशन में हैं और बहुत प्यार है, बहुत रिस्पेक्ट है, बट वो विद टाइम खत्म होता जा रहा है, बच्चे हो गए, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो जो स्पार्क था, वो प्यार केयर वो सब खत्म हो गया, और अब साथ में जी रहे हैं ना तो सिर्फ बच्चों के लिए, ठीक है, ये क्या एक सही डिसीजन होता है कि हम लोग मतलब ना तो रिस्पेक्ट करते हैं ना प्यार करते हैं, बस इन बच्चों के लिए साथ में रह रहे हैं? ऐसे में जो ये रिलेशनशिप है, जो पहले प्यार था, रिस्पेक्ट थी, तो ये कैसे खो गई? तो ये कई चीजें होती है, कई चीजें मैटर करती है जो ये ऐसा हुआ कि धीरे धीरे इट फेड अवे। तो जैसे मैंने कहा कि टाइम नहीं दे रहे या रिस्पेक्ट नहीं कर रहे या ग्रांटेड ले लिया, कम्युनिकेट नहीं कर रहे, कई रीजंस हो जाते हैं जब आप इस लेवल पे आ जाते हो। राइट। छोटी छोटी चीजें ही, जैसे मैंने कहा, इग्नोर किया गया, कम्युनिकेट नहीं किया गया, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई, तो ये चीजें कन्वर्ट होते होते गैप आ जाता है। आते आते फिर यही रह जाता है कि बच्चों के लिए जियो, फैमिली के लिए जियो, क्योंकि सब बड़े यही कहते थे कि तुम्हारी लाइफ तो निकल गई, अब बच्चों की लाइफ देख लो, तुम क्या कर रहे हो। उसका गलत असर बच्चों के ऊपर नहीं आता? बिल्कुल पड़ता है। इनफैक्ट वो लोग यही देखते हैं, मैंने जैसे कहा, या तो अपब्रिंगिंग में आ जाएगी या फिर वो डरने लग जाएंगे और यहीं से वो चाइल्डहुड ट्रॉमा स्टार्ट होंगे। यस, तभी आजकल इनर चाइल्ड हीलिंग जो हम कहते हैं कि इनर चाइल्ड हीलिंग होना बहुत जरूरी है, वो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। क्या है ये इनर चाइल्ड हीलिंग? कई बार पास्ट में बच्चों के साथ कुछ हुआ है, या उनको ही हैरेस किया गया है, या उनने फैमिली में बहुत लड़ाई झगड़े देखे हैं, तो इसी को हीलिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे वो तंग करता है वो चीज, क्योंकि वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है। ओके। चाहे फियर के रूप में, चाहे कड़वाहट के रूप में, तो उसको निकालना बहुत जरूरी है। जब उनको अवेयरनेस, अवेकनिंग हो जाती है, जब प्यार से उसको ठीक किया जाता है, तो आगे की लाइफ में उसका इम्पैक्ट बहुत कम रह जाता है। तो इस हीलिंग में मतलब कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेशंस होते हैं कि कैसे रहती है? ये डिपेंड करता है इंसान पे कि कैसे वो अडेप्ट करता है, कितनी जल्दी उस चीज को समझ जाता है, कैसी उसकी एनवायरनमेंट है, उसको प्यार और सपोर्ट कितना मिल रहा है। अगर बहुत ही टॉक्सिक से है तो इतनी जल्दी उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि उसको प्यार का भूखा इंसान है। तो जैसे मैंने कहा कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन मैं आपको बताना चाहूंगी। एक फीमेल एक कमरे में बंद है, बहुत लो फील कर रही है, भूखी है। अगर उसको एक प्लेट में छोटे से ब्रेड के टुकड़े दिए जाए, वो उसको खाती है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, उसको खा लेती है, उसको बड़ी शांति मिलती है। लेकिन ठीक है, कुछ ना कुछ थोड़ी शांति मिलती है, लेकिन पेट नहीं भरता। और वही फीमेल अगर दूसरे रूम में, भाई ठीक है, सैंडविच खा रही है अपने प्लेट में, पेट भरा है उसका, अगर मैं उसको ब्रेड के टुकड़े दूंगी तो वो नहीं लेगी, ऑब्वियसली। इसका ये मतलब है कि अगर इंसान पहले से ही कंटेंटेड हो, उसको समझ हो, हाई वाइब्रेशंस में हो, तो उसको लाइफ में अगर छोटी मोटी खुशियां भी आती है ना, तो वो उसको वैसे एक्सेप्ट नहीं करता जैसे उसने पहले वाली लड़की ने लिया था, कि छोटी मोटी खुशियों से भी वो खुश हो गई थी। राइट, गॉट माई पॉइंट? हाँ, मतलब सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है लाइफ में। छोटी छोटी चीजों में भी आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करो, अपनी वैल्यू को समझो। सबकी सिचुएशंस अलग होती हैं, उसको समझो। रिश्तों में सिचुएशंस अलग होती हैं, उसको समझो। समझना बहुत जरूरी है। राइट। अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो हर जगह बैलेंस बिगड़ेगा। सो एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए रिस्पेक्ट, ठीक है, प्यार और अंडरस्टैंडिंग, इन तीन चीजों की जरूरत है। जी बिल्कुल। सो दिस इज द ओवरऑल क्रंच, क्योंकि ये तीन चीजें अगर आपके पास हैं, आपके रिलेशन में है, तो वो रिलेशन किसी भी स्टेज पे जाके संभाला जा सकता है। हाँ, और कोऑपरेशन भी, कि आज एक इंसान कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ दे नहीं पा रहे हैं, लेट हो गए हैं, तो अगर दूसरा पार्टनर समझ सकता है कि चलो कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ होता है, और उसको शिकायत ना करे,
कोऑपरेट करे तो लाइफ इजी हो जाती है। राइट। सो हम लोग अपने पॉडकास्ट के एंड पे आ रहे हैं जी। 2 छोटे से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू यू फीमेल्स को 3 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बहुत ध्यान में रखनी चाहिए शादी से पहले? शादी से पहले ध्यान में ये रखना है कि उसको जो अभी फैमिली है, जो उसका होने वाला हस्बैंड है, पार्टनर है, उसको समझने की पूरी कोशिश करे कि क्या उनका नेचर है, बात करने का तरीका, क्या पसंद है क्या नहीं। क्योंकि एक पसंद को, नेचर को दिमाग में रखते हुए हम भी उस तरह से एक्ट कर सकते हैं और अपनी भी बातें बताए कि मुझे क्या, मेरा क्या विजन है, मुझे क्या पसंद है, मुझे ऐसे रहना पसंद है। अपनी चॉइसेस पूरी क्लियर रखनी चाहिए। चॉइसेस क्लियर रखनी चाहिए, ग्राउंडेड होने चाहिए, ओके, एडजस्टिंग नेचर होना चाहिए। अगर अपने ऊपर आपको पूरा कॉन्फिडेंट है, आगे में से जैसे भी प्रॉब्लम्स आए आप उसको टैकल कर पाओगे, गिव यू 100%। मैं ये नहीं बोलती कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आगे वॉट एवर मे कम आप उसको संभाल ही लोगे। हाँ। कई बार होता है नहीं संभाल पाते। आपने अपना 100% दिया फिर भी चीजें ठीक नहीं हुई, क्योंकि आगे वाला कैसे रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, क्या एक्शन होगा, कैसा होगा, आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आप अपनी तरफ से तो 100% दीजिए, राइट, इजंट इट? और आजकल की फीमेल्स जो अकेला फील करती हैं, जो हेल्पलेस फील करती हैं, तो मैं यही बोलूंगी कि फिर थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में आके अपना सरेंडर टू यूनिवर्स। ओके, बड़ी अच्छी बात है, कहते हैं कि भगवान ने इंसान को दिल दिया, दिमाग दिया और कहा कि अपने अकॉर्डिंग लगाओ इसे। तो इंसान ने क्या किया, दिल इंसानों में लगाया, दिमाग भगवान में लगाया, तभी उनका दिल बार बार टूटता है। अगर वही दिल अगर भगवान में लगाया होता तो कभी ना टूटता। सो ट्रू। मतलब आपने बहुत बड़ी बात समझाई है इस छोटी सी लाइन में। ओके, तो ये तो फीमेल्स की बात थी। मेल को मैरिज करते टाइम अपने मतलब क्या ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली अपने फीमेल पार्टनर को चूज करते हुए? मैं यही देखूंगी कि और कहूंगी कि फीमेल्स में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितनी सॉफ्टनेस है, कितना एडजस्टिंग नेचर है, कितनी ग्राउंडेड है, लविंग है, केयरिंग है। क्योंकि जब वो फैमिली में आती है तो वो सबको समेट के चलती है, इन लॉज में भी रिस्पेक्ट देती है, कभी कभी एडजस्ट करती है, कोऑपरेट करती है, हस्बैंड के साथ भी एडजस्ट करती है, कोऑपरेट करती है। आते ही मतलब अगर कोई फीमेल आ जाए घर में, डिमांड करना शुरू करे, ये नहीं वो नहीं ऐसे नहीं, तो पूरा घर हिल जाता है। पता चलेगा ना? चलेगा, लेकिन कोर्टशिप इसीलिए तो होता है, टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट ईच अदर्स डिजायर्स, नेचर। अगर उसमें कुछ छुपाया जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी, वही मैनिपुलेशन आ जाएगा। मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। अगर ट्रूली अगर हस्बैंड मतलब मेल्स अच्छा फीमेल ढूंढ रहे हैं और फीमेल अच्छा मेल ढूंढ रहे हैं, कोई उसमें मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। कई बार होता है कि झूठ बोल के दिखा देते हैं हम कितने अच्छे हैं, बाद में देख लेंगे पैसों के लिए शादी किया, क्या कंसर्न था उनका, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। ओके। सो मुझे लगता है कि आज हम लोगों ने जो रिलेशनशिप के ऊपर बात करी है वो डेफिनेटली शायद किसी 1 या 2 इंसान के रिलेशन को सुधार देगी, अगर किसी ने ध्यान से सुना तो, फॉर श्योर। थैंक यू, आपने इन सब पे इनसाइट्स अपने शेयर किए एंड थैंक यू फॉर कमिंग हियर। एक बार अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो, यहाँ का कैसे था? मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। जो पहली बार भी मैं आई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपने जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे जो लोगों को हेल्प करे, मोटिव और इंटेंशन यही है कि हम लोगों को अवेयरनेस दें, अवेकनिंग दे हमारी बातों से। और आपने ये भी कहा था कि मैं वैलेंटाइंस के लिए लोगों को एक अपना एडवाइस दूं, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर किसी का रिश्ता अभी ठीक ना हो या समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए, या किसी का मैरिड पार्टनर का थोड़ा सा रफ फेस चल रहा हो, तो मैं यही बोलूंगी कि आप फिर से जैसे कॉलेज लाइफ में एक गर्लफ्रेंड को पटाने की कोशिश कर रहे थे या एक फीमेल मेल्स को पटाने की कोशिश कर रहे थे बाय पैम्परिंग ईच अदर, तो ये करेक्ट टाइम है वैलेंटाइंस डे पे कि टॉक इट आउट, कम्युनिकेट, पैम्पर ईच अदर, गो आउट, स्टार्ट अगेन।
फिर से शुरुआत करो, जो डिफरेंसेस है उसको क्लियर करो, एक दूसरे को गिफ्ट्स दो, स्पेशल फील कराओ। और वैलेंटाइंस ही क्यों, ये तो हमेशा ही होना चाहिए, लेकिन वैलेंटाइंस डे से शुरुआत हो सकती है। दैट्स अ गुड डे एक्चुअली। हाँ, तो एक दूसरे के मन की बात को समझें और इनके जो हर्ट हो रहा है वो इग्नोर ना करें, उसको स्पेशल फील कराएं। क्योंकि एक गर्लफ्रेंड अगर रूठ जाती है तो बॉयफ्रेंड कैसे पीछे भागता है कि बेबी शांत हो जाओ, ठीक हो जाओ, अच्छा ठीक है आगे से नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो शादी हो जाती है तो वो चीज तो ग्रांटेड हो जाएगी, अपने मान जाएगी, ठीक है, मुंह फेर के सो जाते हैं। तो ऐसा ना करें, दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स का ध्यान रखें और स्पेशल फील कराते रहें एंड एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू सो मच निधि। ओके, थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। अगर आप चाहते हैं हम और भी ऐसे गेस्ट्स आपके लिए लाते रहें तो अभी हमारे चैनल पॉडकास्ट विद आशी को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा दूसरा चैनल आरुषि विद क्लिप्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसपे हम लोग इन पॉडकास्ट के छोटे छोटे क्लिप्स को अपलोड करते रहते हैं।